अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक नए हफ्ते, एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ हमेशा की तरह कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपना तो ख्याल रख रहे होंगे, अपने साथ साथ अपने चाहने वालों का भी खूब ख्याल रखा करें और उम्मीद करती हूँ कि रखते भी होंगे। तो जनाब आज जो दिन का आगाज़, क्योंकि आज मंडे है, नया दिन है, नया हफ्ता है जिसका आगाज़ हमने करने जा रहे हैं, तो आज मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ कुछ ख़वातीन के हवाले से करना चाहूँगी कि जनाब ये बात तो तय है कि किसी भी मुल्क या फिर रियासत की मुआशी या समाजी तरक्की में ख़वातीन का जो किरदार है ना वो बहुत अहमियत का हामिल होता है। और देखा भी जाए तो एक बुनियादी कह लें कि अहम किरदार अदा करती हैं, बुनियादी किरदार अदा करती हैं। और अपनी बात कर ली जाए तो ख़वातीन पाकिस्तान की आबादी का निस्फ़ हिस्सा है, मतलब आधा हिस्सा है। और बेशुमार चैलेंजेस के बावजूद भी जो पाकिस्तानी औरत है वो मुल्क की तामीर व तरक्की और मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी में किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क की ख़वातीन के बराबर अपना किरदार अदा कर रही हैं। ख़वातीन आप देख लें तालीम में, सेहत में, सियाहत में, सियासत में, इवन दो खेल में या फ़लाह व बहबूद को ले लें या दीगर शोबों में देख लें, वो अपनी सलाहियतों का भरपूर इजहार करने के साथ साथ अपनी काबिलियत का लोहा भी मनवा रही होती हैं। और अगर ख़वातीन को पूरी तरह बाइख्तियार बना दिया जाए तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तब्दीली लाई जा सकती है। और वैसे भी कहा जाता है कि कौमों की तामीर व तश्कील और औलाद की बेहतरीन तरबियत में असल और जो कलीदी किरदार होता है वो माओं का होता है और घर की बुज़ुर्ग ख़वातीन का होता है। और जिसमें ख़राबी का नतीजा क्या निकलता है कि बच्चों के किरदार में एक वाज़े तौर पर हमें नज़र आता है कि इसकी तरबियत कितनी अच्छी की गई है और इसकी तरबियत कितनी अच्छी नहीं की गई है। दूसरी तरफ देखा जाता है तो मर्दों को भी ख़वातीन पर एतमाद करते हुए उन्हें जायज़ मैं कह रही हूँ जायज़ आज़ादी ज़रूर देना चाहिए, ताकि वो एक सेहतमंद माहौल में रहकर अपनी फ़ितरी और अपनी ज़हनी सलाहियतों का भरपूर इजहार कर सकें। और आज की तालीम याफ्ता ख़वातीन जो हैं वो आपको इंतज़ामिया में भी नज़र आएंगी, वो आपको अदलिया, मिलिट्री, एयरफोर्स और दीगर इसी तरह के बेशुमार और कदरे मुश्किल शोबों में भी अपनी बेहतरीन सलाहियतों का इजहार करते हुए और वो भी आला ओहदों पर, आला पोस्ट पर हमें काम करती हुई नज़र आती हैं। घरेलू एतमाद और जो अच्छी तरबियत है ना उसकी हामिल ख़वातीन एक असासा होती हैं और ऐसी ख़वातीन ही हमारे इस असल माशरती बेहतरी की बुनियाद भी रख सकती है। और अगर कोई मुल्क हकीकी मायने में देखा जाए ना तो तामीर नू का ख्वाहा है तो उसकी सबसे ज़्यादा तवज्जो और इसका जो भरपूर अफरादी क़ुव्वत पर होना चाहिए और इसका भरोसा वो अपनी अफरादी क़ुव्वत पर होना चाहिए। लेकिन जब अफरादी क़ुव्वत की बात आ जाती है तो इसका ख्याल हमें इसी तरह रखना चाहिए कि मुल्क की जो आधी आबादी है और निस्फ़ अफरादी क़ुव्वत है वो औरतों पर मुश्तमिल है। तो हमें औरतों को जो जायज़ आज़ादी है, जो उसके हुकूक़ हैं, एटलीस्ट जो बुनियादी हुकूक़ है, हमें वो उन्हें प्रोवाइड करने चाहिए, वो देने चाहिए। और बहुत सी ऐसी औरतों को भी आप लोगों ने देखा होगा जो पढ़ी लिखी औरतें होती हैं और डिग्रीज़ ली होती हैं, तालीम याफ्ता होती हैं, लेकिन बाद में उन्हें काम नहीं करने दिया जाता, उन्हें मुआशरे की बेहतरी के लिए कुछ भी करने के लिए काम नहीं किया जाता, उन्हें बाहर नहीं भेजा जाता कि आप लोग घर पर रहें, आपका बाहर रह के काम करना बेहतर नहीं है। लेकिन हमारी निस्फ़ आबादी, हमारी आधी आबादी वो औरतों पर मुश्तमिल है। तो अगर औरत मजबूत होगी, बाइख्तियार होगी ना, तो आपकी सारी नस्लें संवर जाती हैं, आपकी आने वाली नस्लें संवर जाती हैं। और इसी तरह मैं कहीं पढ़ रही थी कि जनाब एक मर्द अगर पढ़ा होगा तो एक समझे कि एक फ़र्द पढ़ा लिखा है, लेकिन अगर एक औरत पढ़ी लिखी है ना तो समझें कि आपकी अगली आने वाली नस्लें पढ़ी लिखी होंगी। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हम इसको भूल जाते हैं। हमें ये लगता है कि शायद हम अपने बेटों को पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, ख़ासतौर पर मेल लोगों को पढ़ाएंगे तो शायद हमारी नस्लें संवर जाएंगी। नस्लें जो हैं वो औरतों से संवरती हैं, माँ तरबियत करती है। और जब तक माँ की अच्छी तरबियत नहीं होगी, माँ को नो हाउ नहीं होगी, माँ तालीम याफ्ता नहीं होगी, पढ़ी लिखी नहीं होगी, उसे मुआशरती इक़दार का नहीं पता होगा, तो वो कैसे अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकती है। तो इसलिए अब वो दौर चला गया है कि पहले ज़माने थे कि औरतों को हमने इख्तियार नहीं बनाना है, औरतों को इंडिपेंडेंट नहीं होने देना है। अब ऐसा नहीं है।
अब जो है, अब अगर औरत इंडिपेंडेंट होगी तो वो आपके साथ अच्छे तरीके से चल सकती है, मतलब दोनों मिलकर, क्योंकि औरत और मर्द एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, और वो दोनों पहिए अगर मिलकर एक दूसरे का साथ देकर कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तो क्यों नहीं फिर उनकी ज़िंदगी संवरेगी, क्यों नहीं उनकी आने वाली नस्लें संवरेंगी। अगर हम ये चाहते हैं ना कि मर्द आगे निकलते जाएं और औरतें पीछे बैठी रहें, तो ऐसा नहीं है। अब औरतें हर मैदान में मर्दों के शाना बशाना खड़ी हुई होती हैं, उनका साथ दे रही होती हैं, उनका हेल्पिंग हैंड बनती है, इवन दो कि घरों में भी वो सारा कुछ कर रही होती हैं और वो बाहर जाके भी। वर्किंग वुमेन की हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि वो सुबह उठते अपने कामकाज पर भी जाती हैं, अपने ऑफिस में भी जाती हैं, 9 to 5 वहाँ पर काम करती हैं, 8 घंटे वहाँ पर देती हैं, घर आती हैं, घर का भी काम करती हैं, अपने बच्चों को भी संभालती हैं, अपने बाकी जो घर के कामकाज है वो भी करती हैं, फिर हस्बैंड आता है उसको भी संभालती हैं, खाना वगैरह भी बनाती हैं, मतलब सारा कुछ वो करती हैं। तो अगर यही माइंड सेट हमारा चेंज होना शुरू हो जाए कि एक औरत को हमने एम्पावर करना है, एक अच्छे तरीके से जो उसकी बुनियादी आज़ादी है, बुनियादी सहूलियात हैं, बुनियादी हकूक़ हैं, हमने वही उसको प्रोवाइड करने हैं, वही उसको देने हैं और उसी में वो खुश रहेगी। जब आप उसके बुनियादी हकूक़ ही सलब करना शुरू हो जाते हैं ना, उन्हें कंट्रोल करना शुरू हो जाते हैं, तो फिर औरत जो है ना वो फिर कहते हैं कि जब अपने आप में आ जाती है तो फिर उससे कह ले कि एम्पावर या पावरफुल कोई भी नहीं होता है। तो हमें ख़ुद से मिलकर एक तो औरतों को भी दूसरी औरतों को एम्पावर करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पे ख़ास तौर पे ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा विटनेस की है कि औरतें ही औरतों की लेग पुलिंग कर रही होती हैं उनके बारे में गलत चीज़ें बोल रही होती हैं, बैक बाइटिंग कर रही होती हैं। ऑब्वियसली ये हमारी बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, हम किसी के बारे में कोई गलत बात कहते हैं तो बाद में हम उसको बोल देते हैं कि शायद हम मजाक कर रहे थे, लेकिन हम औरतें ही दूसरी औरतों को लेग पुलिंग करके उन्हें नीचे घसीट रहे होते हैं। तो हमें एक दूसरे को एम्पावर करना है, एक दूसरे को आगे लेकर जाना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। तो मैं तो हमेशा की तरह यही आपको बोलूँगी कि अपने इर्द गिर्द ज़रूर नज़र दौड़ाया करें कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस तरह हमने चलना है और अपने अंदर किस तरह हमने पॉजिटिविटी लेकर आनी है। क्योंकि पॉजिटिविटी के साथ आप चलेंगे ना तो फिर कुछ भी हो जाए बुरा नहीं होगा आपके साथ, उसमें कोई ना कोई बेहतरी ज़रूर आपके लिए निकल आएगी। जब आप पॉजिटिव होकर चलते हैं, जब आप किसी के लिए भी अच्छा सोचते हैं तो इंशाल्लाह आपके लिए भी अच्छा होता है। ये मेरा फर्म बिलीव है, ये मेरा यकीन है अल्लाह के ऊपर कि अगर आप अच्छे हैं तो आपके साथ कभी बुरा नहीं हो सकता, और अगर आप बुरे हैं ना तो फिर आप समझ लें कि फिर आपने अल्लाह की तरफ से ही पाना है, फिर आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। इंसान तो वैसे भी आपको कोई कुछ नहीं कह सकता है जब तक अल्लाह की रज़ा उसके अंदर शामिल नहीं होती है। तो इसलिए अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी शख्सियत को बेहतर करने की कोशिश करें, उनमें पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करें, अपने अंदर भी और लोगों के अंदर भी। तो ये आज का पैगाम था जो आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करते हैं कि जो मंडे मोटिवेशन हमारी होती है वो आप तक ज़रूर पहुंची होगी और इसके बारे में ज़रूर आप गौर व फिक्र भी करेंगे। अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं जनाब, कुछ महंगाई के हवाले से बात कर लेते हैं। और बढ़ती महंगाई के ऊपर पेट्रोल का छिड़काव किया गया है और उसकी वजह से जनाब ये जो आग है ये और भी ज़्यादा लग चुकी है और भी ज़्यादा फैलती जा रही है। आप ये समझ लें कि अब हर घर जल रहा है इस पेट्रोल की कीमतों की वजह से। हर एक फ़र्द मुतासर होता जा रहा है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती जा रही है, बाकी जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं और इसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। इंतज़ामिया की तरफ देखें तो इंतज़ामिया कहती है जनाब कि IMF ने हमें बोला है तो हम पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या आपको नज़र नहीं आ रहा है कि आपकी आवाम कितना पिस रही है, आवाम कितना रो रही है, उसके ऊपर कितना जुल्म ढाया जा रहा है कि वो क्या करे, वो 2 वक्त की रोटी खाना भी भूल जाए, वो क्या करे। तो ये जो बढ़ती महंगाई है इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आज क्योंकि नया हफ्ते का आगाज़ हुआ है और मंडियों में क्या सूरत हाल है और कीमतें कहाँ तक पहुँची हैं तमाम तर अशिया की। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और महंगाई का अहवाल अब्दुल कादिर से जानते हैं। अब्दुल कादिर बताइएगा इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और महंगाई की क्या सूरत हाल है? हाँ जी, बिल्कुल जिस तरह आपने बताया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की वजह से महंगाई जो है मुसलसल बढ़ती जा रही है। रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया से लेकर अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो हैं उनमें जो है वो इजाफा होता जा रहा है।
रोजाना की बुनियाद पे जो सरकारी नकनामे जारी किए जाते हैं, अब तो उसमें भी महंगाई जो है मुसलसल बढ़ रही है। पोल्ट्री के ऊपर बात की जाए तो ब्रायलर की कीमतें गुज़िश्ता 2 हफ्तों से खासी हद तक कम हुई थी। 600 सवा 600 रुपए से कीमतें जो हैं वो 498 490 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी थी, लेकिन अब एक बार फिर जो है गैर मामूली तौर पर जो है बढ़ने लगी हैं। आज की बात की जाए तो जो आज सरकारी नकनामे जारी किए गए हैं पोल्ट्री के, तो उसमें ब्रायलर 27 रुपए प्रति किलो तक महंगा किया गया है। 504 रुपए से कीमत बढ़ाकर मुर्गी के गोश्त की आज 531 रुपए प्रति किलो मुकर्रर की गई है। और मार्केट की सूरत हाल ये है कि मार्केट मतलब में जिस तरह 26 रुपए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बढ़ाया गया था, पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए इजाफा हुआ था, इसी तरह मुर्गी की कीमत में भी जो है 27 रुपए इजाफा किया गया है। आज बिल्कुल इस हवाले से जो पोल्ट्री ट्रेडर्स हैं उनसे जब बात की गई तो उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जो ब्रायलर जिंदा ब्रायलर की कीमत है फार्म से वो तो नहीं बढ़ी, लेकिन जो फार्म से मार्केट तक की ट्रांसपोर्टेशन या जो लागत है वो गैर मामूली तौर पर जो है बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से अब तमाम तरह असरात जो हैं वो सार्फिन पर ही पड़ेंगे और सार्फिन को ये बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। और इसी तरह अब आगे ब्रायलर का जो है वो सीजन आने वाला है, शादियों का सीजन आएगा। अब रबीउल अव्वल का जो है वो आगाज हो चुका हुआ है और यहाँ पर जो है रबीउल अव्वल पर महफिल मिलाद वगैरह में भी ब्रायलर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ब्रायलर की कीमतें जो है यही खदशा जाहिर किया जा रहा है कि एक बार फिर 600 से सवा 600 रुपए फी किलो तक पहुंच जाएंगी। जबकि दीगर मौसमी सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो जो आज सरकारी रिलीज जारी की गई है उसमें 4 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। प्याज 2 रुपए महंगा करके 80 रुपए मुकर्रर किया गया। इसी तरह जो अदरक है 25 रुपए इजाफे के बाद 1075 रुपए फी किलो इसकी कीमत मुकर्रर की गई। आलू 2 रुपए इजाफे के बाद 80 रुपए मुकर्रर किया गया, जबकि करेले 10 रुपए महंगे करके 130 रुपए मुकर्रर किए गए। लेकिन ये सरकारी रिलीज तक कीमतें महदूद हैं। अब्दुल कादिर, वैसे तो ये पुरानी कहानी है और इसका रिजल्ट भी हम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी आपसे दोबारा से ये सवाल पूछना चाहूँगी मैं कि रेट लिस्ट जो है वो जारी की जाती है, सरकारी रेट लिस्ट, क्या उसके ऊपर अमल दरामद भी होता हुआ नजर आता है? हाँ जी बिल्कुल, अमल दरामद जो है वो तो कहीं पे होता दिखाई नहीं दे रहा। अमल दरामद मंडियों में होता नहीं दिखाई दे रहा, तो ओपन और परचून मार्केटों में किस तरह जो है वो अमल दरामद होगा। और इस हवाले से जो सब्जी फरोश या जो फल फरोश है उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि जो सरकारी रेट लिस्ट है उस पर दर्जा अव्वल की मियारी सब्जियों और फलों की कीमतें कम दर्ज की गई हैं। महंगी सब्जियां और फल खरीद के सार्फिन को किस तरह जो है वो सस्ती फरोख्त की जा सकती है। इसी तरह अब दालों की कीमतों में भी बतदरीज जो है वो इजाफा होगा और इसी तरह दीगर अशिया ज़रूरिया जो रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया उनकी कीमतों में भी। लेकिन अब्दुल कादिर, ये एक जो चेन चलती आ रही है इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? बिकॉज अगर हम एक रेडी वाले के पास जाते हैं उससे फ्रूट खरीदने या सब्जी खरीदने, तो वो कहता है जनाब हमें जो पीछे मंडी वाले हैं वो हमें महंगी देते हैं जिसकी वजह से हम महंगी बेच रहे हैं। मंडी वाले के पास चले जाएं, जो मंडियों में बैठे हुए हैं उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं हमें पीछे से महंगी आती है तो इस वजह से हम महंगी बेचते हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है पीछे जो हमें नजर नहीं आ रहा और वो सारी महंगाई कंट्रोल कर रहा है और ये चेन जो है ये बेहतर ही नहीं हो पा रही है, सप्लाई चेन? हाँ जी बिल्कुल, ये इसकी जिम्मेदारी जो है वो तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे आती है, चाहे वो मार्केट कमेटियों की हो या जो है वो डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर लेवल की हो, क्योंकि जो सरकारी रेल इसका इजरा है वही सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है। सरकारी रेल इसका इजरा जो है साफ और शफाफ सरकारी रेल इसका इजरा करना भी जरूरी है। असल में होता यह है मुनीबा कि जो सरकारी अफसरान है वो कागजों में जो है वो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए दालें, सब्जियां, इसी तरह फल और दिगर जो अशिया जरूरी है जिनकी कीमतें नोटिफाई की जाती हैं उनकी कीमतें जो है वो कम जो है वो मुकर्रर की जाती हैं, ताकि सरकारी कागजात और सरकारी रिकॉर्ड में यही जाहिर किया जा सके कि महंगाई जो है उसकी शरह जो है उस हद तक नहीं बढ़ी जिस हद तक जो शहरी जो है वो बिलबिला रहे हैं। और यही वजह होती है कि जब आप मंडी से सब्जी खरीदने जाते हैं, चाहे वो होलसेल या जिसे थोक भाव कहते हैं, उस कीमतों पर भी जब आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो आपको महंगी सब्जियां मिलती हैं बनिस्बत सरकारी रेट लिस्ट के। और जब इस हवाले से मंडी के आड़तियों से बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि जो सरकारी रेट लिस्ट है वो बंद कमरों में बनाई जाती है और सरकार के खातों में महंगाई की शरह को कम से कम सतह पर रखने के लिए इसकी कीमतें जो है वो कम रखी जाती हैं, क्योंकि दर्जा अव्वल के म्यारी सब्जियां, म्यारी दालें और दीगर जो अशिया खुरोनोश है उनकी कीमतें बतदरीज दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अच्छा, मुझे अब्दुल कादिर ये बताइएगा चीनी की सूरत हाल के हवाले से भी कि उसकी कीमतों में भी इजाफा होता जा रहा था, अब की क्या उसकी कीमत है और क्या मजीद भी उसमें इजाफा होता हुआ नजर आएगा?
हाँ जी, बिल्कुल चीनी की कीमतें जो है हुकूमती इक़दामात तो किए गए कि हुकूमत की जानिब से जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उनके गोदामों पर और उनके मुकामात पर छापे मारे गए और हज़ारों चीनी की बोरियां बरामद की गई, जिसके बाद जो है मार्केट में चीनी की जो एक मसनूई किल्लत थी या बहरान था उस पर काबू पाया जा सका और 220 से 210 रुपए फी किलो तक बिकने वाली चीनी जो है अब मार्केट में 175 रुपए और 170 रुपए की सतह पर जो है वो पहुंच चुकी है और मजीद कीमतें जो है वो कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि उसकी बड़ी वजह ये है कि जैसे जैसे जो है वो वक्त गुजरता जा रहा है मार्केट में या जो चीनी का स्टॉक है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि नवंबर में नई चीनी की क्रशिंग जो है वो शुरू हो जाती है। इस वक्त जो चीनी का स्टॉक है वो तो अपने जो है वो अख्तामी जो है मराहिल में है और हुकूमत ने देर आए दुरुस्त आए बिल्कुल उस वक्त जो है वो चीनी के मामलात के ऊपर जो है संजीदगी से कार्रवाइयाँ की, जब गोदामों में भी चीनी की जो मिकदार है वो कम हो चुकी थी। और इस हवाले से जब परचून दुकानदारों से बात की गई तो उनकी जानिब से भी ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जब हुकूमत की जानिब से कार्रवाइयाँ की गई तो पहले 3 से 4 रोज में तो चीनी की कीमतों में गैर मामूली कमी आई, 5 से 10 रुपए तक फी किलो जो है योमिया कमी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब जो है कीमतें 170-175 रुपए फी किलो पर जो है वो मुस्तकम और स्टेबल दिखाई दे रही हैं। इससे कम या इससे सस्ती चीनी जो है वो अब नए क्रशिंग सीजन के बाद ही मुतवक्का जो है वो हो सकती है। ठीक है जी, मतलब इंतज़ामिया ने कार्रवाई की है इन चीनी के हवाले से और जिसकी वजह से 220-210 से अब चीनी की जो कीमत है उसमें वाज़े कमी वाक़ई हुई है और 170 और 175 रुपए किलो मिल रही है। और ओवरऑल जो महंगाई है वो तो जनाब कहीं पे भी कंट्रोल होती हुई हमें नज़र नहीं आ रही है। वो आप फ्रूट्स की कीमतें देख लें, वो आप सब्जियों की कीमतें देख लें, मुर्गी की कीमत में भी आज 27 रुपये 5 रुपये नहीं, 10 रुपये नहीं, 27 रुपये जो है उसमें इजाफ़ा किया गया है और ये मज़ीद आगे बढ़ती ही जाएंगी। कहीं पर भी हमें ठहरती हुई मुस्तहकम होती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। अभी पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, अब 15 दिन बाद देखते हैं कि पेट्रोल की कीमत क्या होगी, बढ़ेगी या यहीं तक रहेगी और उसके बाद जो एक नया जो महंगाई की एक और नई लहर हमें देखने को मिलेगी। तो आज की सूरत हाल के हवाले से अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे महंगाई की सूरत हाल के हवाले से। अब्दुल कादिर आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं जनाब और कुछ अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। बहुत टॉक्सिक माहौल होता जा रहा है, महंगाई के हवाले से हमने बात की है और स्ट्रेस वाला माहौल होता जा रहा है, तो हमने थोड़ा सा योगा कर लेते हैं। योगा के थ्रू अपने आप को थोड़ा सा रिलीफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो सुलाफ़े नकवी हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज वो हमें कौन सी योगा टिप्स देने वाली है। जी सुलाफ़े, ओवर टू यू। जी मुनीबा, आज हम बात करने वाले हैं योगा फॉर फोकस। बहुत सारे लोग उनका जो मिथ है योगा के हवाले से कि उनको लगता है या तो सिर्फ वेट लॉस के लिए, या बहुत सारे लोगों को लगता है वेट लॉस शायद इससे नहीं होता, ये बहुत स्लो है। बहुत सारे लोग फिर ये समझते हैं इतनी स्लो चीज़ है, ये आपकी लाइफ में क्या लेकर आएगी। आपको अगर अलर्टनेस चाहिए, आप क्रिएटिव होना चाहते हैं और फोकस को डेवलप करना चाहते हैं, तो योगा आपकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि इसमें डिफरेंट एक्सरसाइजेज जिनमें होल्ड होता है और आपको ये पॉजिटिव रखता है, तो साथ ही साथ आपकी ज़ात में बैलेंस आएगा और आप फोकस और कॉन्सेंट्रेशन, जिन लोगों की बहुत ज़्यादा वो जो स्पैन है वो कम हो गया होता है, वो ज़रा बढ़ना शुरू होगा, डेवलप होना शुरू होगा और आप अपने जो लाइफ के डिफरेंट टास्क हैं उन पर ध्यान देना शुरू कर सकते हैं। स्पेशली ये एक्सरसाइजेस उन बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं या बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं, इस चीज़ की एंजाइटी होती है कि ग्रेड्स लेने हैं, अच्छे ग्रेड्स आने चाहिए, क्या करना है। उसके लिए आपको फोकस की ज़रूरत है और बच्चे 15-20 मिनट से ज़्यादा, ये आम इंसान भी कॉन्सेंट्रेट जो कर सकता है 15 से 20 मिनट के बाद उसका कॉन्सेंट्रेशन स्पैन नीचे आना शुरू हो जाता है, इसलिए उसको एक ब्रेक की ज़रूरत होती है। लेकिन आप इसको अगर और डेवलप करना चाहते हैं तो आप इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करेंगे। उनमें सबसे पहले क्या होगा, आपने नॉर्मल अपना स्टांस रखा, अपने हाथों को आपने एक्सटेंड किया और आप बिल्कुल इस तरह से इसको स्ट्रेच करते हुए, इनहेल करते हुए बिल्कुल ऊपर ले गए। ऊपर लेके जाने के साथ आपने साइड पर स्ट्रेच कर लिया जितना आप जा सकते हैं आसानी से। अगर आपने इसको आसान बनाना है, इनहेल करते हुए आप जाएंगे, एक्सहेल करते हुए वापस आएंगे, आसान बनाना है तो आप अपनी जो एक लेग है उसको आप बेंड कर सकते हैं और साइड इस तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं। आपने 5 ब्रेथ्स या 3 ब्रेथ्स तक एक जगह होल्ड किया, एक्सहेल करते हुए आप वापस आ गए। या अगर आपको लग रहा है कि मेरे साइड में इतनी स्ट्रेचिंग नहीं है, मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, तो आपने इसको इस तरह से परफॉर्म करना है कि साइड लंजेस जिस तरह हम करते हैं, इसमें थोड़ी देर होल्ड किया, होल्ड करने के बाद रिलीज एंड देन स्विच साइड। आपने इस तरह से स्विच टू अनदर साइड,
अब यहाँ पर रहने के बाद अगेन रिलीज़। आप अगर होल्ड करना चाह रहे हैं इसके अंदर तो उसके लिए आपका वार्म अप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसके अलावा आप क्या करेंगे, चेयर पोज भी कर सकते हैं या आप अपने नॉर्मल सुमो स्क्वाट या नॉर्मल स्क्वाट के अंदर होल्ड करेंगे। जैसे ही आप होल्ड करेंगे तो आपका माइंड आपको सिग्नल देगा कि ये बैलेंस की तरफ जा रहा है और एक तरफ कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, तो आपने कॉन्सेंट्रेशन अपनी रखनी है। इसके अलावा आप कहीं पर भी कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे जिसको आप देख रहे होंगे और साथ ही आप कुछ ना कुछ मूवमेंट कर रहे होंगे। इस तरीके से आपको मल्टीटास्किंग की भी आदत पड़ सकती है और आप कंसंट्रेट भी कर सकते हैं। आपने क्या किया, उस पॉइंट पर ध्यान रखा और उसके बाद आपने इनहेल करते हुए लेग को रेस किया है ना, एक्सहेल आराम से। इसी तरीके से आप दूसरी लेग पर भी आप स्विच करना चाहें तो आप कर सकते हैं और उसके बाद रिलीज़। इसमें होगा ये कि आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं 10 से 12 की रेपिटेशन के साथ या 15 रेपिटेशन के साथ या 30 सेकंड से 1 मिनट तक आप इसको दोहरा सकते हैं। इसके अलावा कंसंट्रेशन या फोकस के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमें आना होगा फ्लोर पर। जी, अब क्या करेंगे आप फ्लोर पर आने के बाद क्या करने वाले हैं, फ्लोर पर आने के बाद आप कोबरा करेंगे लेकिन एक्सटेंडेड या अपवर्ड किस तरह जैसे हम प्लैंक में जाते हैं और होल्ड करते हैं उस तरीके से आप कोबरा में होल्ड करेंगे। यानी कि आप फ्लोर पर गए और उसके बाद आपने अपनी बॉडी को जिस तरह लिफ्ट किया तो साथ ही साथ अपने पाँव से भी लिफ्ट करना है। शुरू में आप बिगिनर हैं तो यहाँ से इसको कोशिश कर सकते हैं, नेक को आप यहाँ पीछे ले जाएंगे, अदरवाइज आपको अपनी बॉडी को इस तरीके से रखना होगा। अगर आप कुछ देर यहाँ पे 5 ब्रेथ्स 3 ब्रेथ्स तक होल्ड करते हैं तो याद रहे कि आपकी कंसंट्रेशन में अच्छा खासा फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। आप चीज़ों पर आसानी से फोकस कर सकेंगे क्योंकि आपका माइंड थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो हॉप करना शुरू कर देता है कहीं ना कहीं और एक मोनोटनी आपको फील होती है चीज़ों में और आप कहते हैं मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा, मैं बोर हो जाता हूँ या बोर हो रही हूँ, तो आपको ये चीज़ें परफॉर्म करनी होंगी। उसके बाद आपका जो कॉन्सेंट्रेशन स्पैन है या फोकस है वो बहुत अच्छे से डेवलप होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आएंगे हम एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज में, लेकिन हमें किस पोस्चर में वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी होगी कि हमारा फोकस अच्छा हो। काउ फेस जिसे हम कहते हैं, आपने अपनी लेग्स को इस पोस्चर में रखा, चाहे तो आप अपनी साइड्स को स्विच भी कर सकते हैं, नॉर्मल भी बैठ सकते हैं कि आप नॉर्मल ब्रीदिंग करें, या आप साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, ईगल पोज जिस तरह हम करते हैं उस तरीके से आपने अपने हाथों को यहाँ रखा। वो लोग जिनके लिए ये मुश्किल है पोजीशन वो अपने हाथों को सिर्फ इस तरह से ज्वाइन करेंगे, अदरवाइज आपने यहाँ हाथों को रखा, इनहेल किया एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। साथ ही जैसे ही आप इसको 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए परफॉर्म कर सकते हैं उसके बाद आप स्विच कर जाएंगे साइड्स को। इसी तरीके से आप अपने बाजुओं को भी जो उसकी पोजीशन है वो स्विच करेंगे और इस तरीके से आप अपना फोकस जो है उसको डेवलप कर सकते हैं और कंसंट्रेशन को जो उसका स्पैन है उसको बढ़ा सकते हैं। और ये अपने बच्चों को भी आप ये एक्सरसाइजेस दिखा सकते हैं कि ताकि इनको वो परफॉर्म करें और उनको जो ग्रेड्स की बहुत ज़्यादा टेंशन है लेकिन माइंड थोड़ी थोड़ी देर बाद हॉप करना शुरू कर देता है तो ये एक्सरसाइजेस उनको हेल्प करेंगी। आई होप कि आपको योगा फॉर फोकस ये एक्सरसाइजेज और अपनी नई रेजिमेंट पसंद आई होगी और मुझे और जागो लाहौर को आपके फीडबैक का बहुत इंतजार रहेगा और मेरी तरफ से हमेशा की तरह आपको इस जर्नी के लिए भी बेस्ट ऑफ लक गाइस। और जनाब योगा फॉर फोकस सुलाफे ने आज हमें बताया कि किस तरह करना है, बिकॉज़ स्ट्रेसफुल माहौल में रहते हुए एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार हम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है हर किसी के ऊपर। और आज के ही दौर की अगर बात कर ली जाए तो इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल माहौल बना हुआ है इन्फ्लेशन रेट की वजह से, पेट्रोल की कीमतों के हवाले से बिल आ जाता है तो तब हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो उसमें आपका क्योंकि फोकस जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, आप किसी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं, अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, अपने काम काज पे सही तरह ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो वो आपने अपना फोकस किस तरह मेंटेन करना है, किस तरह उसको स्ट्रॉन्ग करना है, जिस तरह हमने पहले भी बात की थी कि अपने ऑरा को अपने किस तरह स्ट्रॉन्ग करना है, उस हवाले से आपका फोकस्ड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप योगा के थ्रू भी जनाब उसको करके उसको परफॉर्म करके अपना जो फोकस है उसको बेहतर बना सकते हैं। तो सुलाफे नकवी हमारे साथ मौजूद थी, योगा एक्सपर्ट हैं और हमें बता रही थी योगा फॉर फोकस। तो सुलाफे आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, कुछ किताबों के हवाले से बात कर लेते हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि किताबें इंसान की बेहतरीन दोस्त होती है और किताबों से हमें बहुत कुछ समझने को भी मिलता है और सीखने को भी मिलता है। और
कहते हैं कि अगर आप किसी के बारे में पढ़ना चाहते हैं और अगर आप किसी से मिलना चाहते हैं तो आप उसके बारे में पढ़ लें, उसकी किताब पढ़ लें। और जब आप उसकी किताब पढ़ लेंगे ना तो आपको ऐसे ही लगेगा कि आप उस बंदे से मिलकर आए हैं, उसकी ज़िंदगी के बारे में, उसकी शख्सियत के बारे में आपको इल्म होगा। तो किताबें पढ़ते रहना चाहिए, अपने इंटरेस्ट की किताबें पढ़ें, आपकी शख्सियत में एक वाज़े निखार पैदा होता है। तो आज कौन सी किताब के साथ हमारा तारुफ करवाया जा रहा है, प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और आज की किताब का तारुफ उनसे सुनते हैं। जी अहमद साहब बताइएगा। शुक्रिया मुनीबा। 3 अशार सुनिए, उसके बाद हम जिक्र करते हैं आज की किताब का। उतर रहे हैं मुंडेरों से शाम के साए, कोई नहीं जो दिले मुब्तला को समझाए, भला किसी को उजाले की भीख क्या देंगे, हमारे हिस्से में बुझते हुए दिए आए, तो क्या गुजार दें ये ज़िंदगी अकेले ही, तो क्या गुजार दें ये ज़िंदगी अकेले ही, तो क्या ये उम्र यूं ही रायगां चली जाए। ये खूबसूरत शायरी जनाब इरफान सादक की है और उनकी किताब हमारे सामने है, ख्वाब ज़िंदा रहते हैं। ख्वाब ज़िंदा रहते हैं को शाया किया है सेवा पब्लिकेशंस ने लाहौर से। और इरफान सादिक साहब जो हैं ये कोहना मश्क सीनियर शायर हैं, बड़े अच्छे शायर हैं। न सिर्फ ये कि ये शायर हैं बल्कि ये अपनी एक आर्ट अकेडमी चलाते हैं सेवा के नाम से ही, और अनथक किस्म के आदमी हैं, मुतहर्रक रहते हैं हर वक्त। शायरी इनका मसला है और शायरी में बजाय इसके कि कोई तफलसुफ डाला जाए, कोई तफक्कुर, कोई ज़्यादा उसमें जो जहन को आप समझ लें सवालात पे उभारने वाली शायरी की जाए, ये अपना जो माफिज़ ज़मीर है उसको बयान करने को तरजीह देते हैं शायरी में। ये समझते हैं कि जो एक फूल अगर झड़ गया है शाख से तो उसको उसकी ज़िंदगी के ख़ात्मे पर दुखी होना इंसान की फ़ितरत है। उस फितरत के तहत जब उसकी आंख में आंसू आता है तो उस आंसू को ये रकम कर लेते हैं। तो आप देखेंगे इनकी ये जो ताज़ा मजमुआ है इसमें आपको जा बजा, शजर, परिंदे, चिराग, हवा, मिट्टी, अफलाक, खाक, ये तमाम अलामतें, इस्तारे और लफ्ज़ियात इन्हीं के साथ इन्होंने अपनी शायरी को तामीर किया है। तो इरफान सादक साहब के बारे में मज़ीद अगर मैं आपको बता पाऊँ तो वो ये कि इन्होंने जो शायरी के शुरू में कुछ मजमूए ऐसे भी शाया किए जिसमें कि मुख्तलिफ़ तरह के बेहतरीन शेर होते थे। और इनका एक मशहूर शेर जिसका मफ़हूम मुझे अगर इस वक्त पूरी तरह शेर याद नहीं, कि जो शख्स सारा दिन लोगों में हिना तकसीम करता है उसी की बेटी की हथेली जो है ना वो पीली नहीं हो पाती, गुर्बत की वजह से उसकी शादी नहीं हो पाती। तो इस ट्रेजेडी को इन्होंने बेहतरीन तरीके से बयान किया। एक और ट्रेजेडी आप देखिए, ये इरफान सादक की महारत है कि ट्रेजेडी को किस तरह ये शेयर करते हैं और बेइंतहा खूबसूरती से शेयर करते हैं। कहाँ कहाँ नहीं दम तोड़ती अना अपनी, कहाँ कहाँ से निवाले उठाने पड़ते हैं। तो क्या शानदार शायरी है। इस किताब में आपको सनत तज़ाद ज़्यादा मिलेगा। जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि ये जेन्युइननेस ऑफ पोइट्री पे यकीन रखते हैं, बहुत ज़्यादा रिफ़्लेक्ट नहीं करते, बहुत ज़्यादा कोई नज़रिया साजी का काम शायरी से नहीं लेते, बल्कि इंसानी जो वारदात है, कल्बी वारदात, गम की वारदात, खुशी की वारदात, उस पर ये तवज्जो देते हैं और उसी से शायरी कशीद करते हैं। इसी तरह इनके यहाँ इमेजरी बड़ी शानदार है। कहीं पे किसी परिंदे का कोई उदास गीत सुन के दरख्त कपकपाने लगता है और कहीं पे मौसम बरसात की जब तेज़ बौछार आती है, उसके साथ हवा चलती है, तो दरख्त उस नगमे को सुन के झूमने लगता है। ये सारी इमेजेस जो हैं ये आपको इनकी शायरी में मिलते हैं। अलबत्ता बाज़ जगहों पे आपको महसूस होगा कि ये पुरानी अलामतें, पुराने जो इस्तारे और पुराने लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और उनको नए मानी पहनाए बग़ैर पुराने मानी में ही या पुराने कॉन्टेक्स्ट में ही इस्तेमाल करते हैं। कोई बात नहीं, रिवायत से पैवस्ता शायर ये काम करता है। मसलन हम ये समझते हैं कि जो लफ्ज़ जाना है उर्दू में वो आहिस्ता आहिस्ता मतरूक होता जा रहा है। फराज साहब ने किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मतरूक होता जा रहा है। हम हमारे बाद आने वाले शुअरा जितने भी हैं, इस लफ्ज़ शायद ही कभी आपको नज़र आएगा ये लफ्ज़, लेकिन इरफान सादक के ताज़ा तरीन मजमूए में भी आपको ये लफ्ज़ मिलेगा और उन्हीं मानों में मिलेगा जिन मानों में ये लफ्ज़ गानों में आता है। तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि इरफान सादक की आंखों के सामने लिसानी तश्कीलात के तजुर्बे हुए, इरफान के सामने गज़ल के मुख्तलिफ़ तजुर्बे हुए, आज़ाद गज़ल लिखी गई, लेकिन ये अपने फ़न के साथ पैवस्त रहे।
मुखलिस रहे। इन्होंने कहा कि इधर उधर अपनी तवानाइयाँ ज़ाया करने की बजाय क्यों ना मैं वो लिखूं जो मेरे अंदर से फूटता है, और जो अंदर से फूटा उन्होंने ये लिखा। और इसमें गज़लें हैं, बहुत शानदार गज़लें हैं। मैं समझता हूँ कि ये 178 सफ़े की गालिबन ये किताब है, 176 मेरा ख्याल है कि इसको 128 सफ़े तक होना चाहिए था, क्योंकि शायरी का जो कारी है, ख़ास तौर पे गज़ल का कारी, उसका सांस इतना ही होता है, एक नशिस्त या 2 नशिस्तों में बारीक किताब पढ़ लेता है। और ये वो बात है जो मुझे मेरे पब्लिशर ने बताई। अगरचे 600 सफ़े की मोटी किताबें भी होती हैं शायरी की, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस तरह कर देना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि इरफान सादिक साहब ने अपनी जो ज़ात की दरियाफ्त के लिए सफ़र शुरू किया था, जब वो वापस आए तो उसकी रुदाद तो लिखनी थी ना, रिपोर्टाज तो लिखनी थी। ये शायरी उसी की रुदाद है, उसी की रिपोर्टाज है, उसी का ट्रैवलॉग है। आप पढ़ेंगे, आपको लुत्फ़ आएगा, आपको कदामत मिलेगी, रिवायत मिलेगी, कहीं कहीं पे जिद्दत मिलेगी। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बताऊं कि इसमें जेन्युइननेस ज़रूर आपको मिलेगी। और जनाब प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और आज भी उन्होंने बड़ी एक खूबसूरत किताब के साथ हमारा और आपका तारुफ़ करवाया है। तो अहमद साहब, आज के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और इसी नोट पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक से वापस आएंगे तो आपसे मज़ीद टॉपिक पर बात करेंगे। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, इस बढ़ती हुई महंगाई के नरगे में हम सभी हैं, और यही दौर है जिसमें हमने अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको बढ़ाना है और अपनी क्रिएटिविटी दिखानी भी है। तो आज क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर अलीना हमारे साथ मौजूद होती हैं, अलीना नकवी आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सपर्ट हैं, और वो हमें बताती हैं कि हमने किस तरह अपने घर की जो फालतू चीज़ें होती हैं, जो वेस्ट मटीरियल होता है, उसको किस तरह यूज़ में लेकर आना है, और उसको यूज़ में लेकर आके किस तरह अपने घर को डेकोर करना है। तो आज वो हमें आर्ट एंड क्राफ्ट के हवाले से क्या बताने जा रही हैं और क्या सिखाने वाली हैं, तो उन्हीं की तरफ चलते हैं और आज का जो आर्ट एंड क्राफ्ट जो टिप्स हैं वो उनसे ले लेते हैं। जी अलीना, बताइए हमें आज क्या बना रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना नकवी, आर्ट एंड क्राफ्ट एक्सपर्ट। आज हम बच्चों के रूम के लिए डेकोर की चीज़ें बनाने वाले हैं डिफरेंट। मैं आपको बताऊंगी किस तरह बना सकते हो, जिसमें पेपर का ज़्यादा यूज़ होगा। वो पेपर्स जो हम वेस्ट कर देते हैं या हमने यूज़ किया तो वो हमने फेंक दिया, हमें चाहिए नहीं, उससे हम ट्री बनाने वाले हैं, वो भी बच्चों के लिए, जो उनके रूम के लिए बहुत अच्छा डेकोरेशन पीस बनेगा। उसके लिए सबसे पहले मैंने डिफरेंट पेपर्स लिए हैं। ये पेपर शीट्स हैं, आप किसी भी कलर का यूज़ कर सकते हो। पेपर शीट्स, सम सीजर्स, और उसके साथ आपको फोमिक शीट से ये इस तरह के शेप बना लेने हैं डिफरेंट ट्री के। वो बच्चों पे डिपेंड करता है वो किस तरह का ट्री है, क्या चीज़ बनाना चाहते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं इसमें बैकग्राउंड के लिए कोई भी एक रैंडम कलर ले लूँगी। इसमें पिंक है, पिंक कलर लेकर, और ये मैंने ट्री के डिफरेंट चीज़ें पहले काट के रखी हैं, इसमें इस तरह से जोड़ना शुरू करूँगी। आपने ट्री का एक बेस बनाना है, बस एक रैंडम आइडिया आपका, जिस तरह भी आप बनाना चाहो। बिल्कुल पता चलना चाहिए कि बच्चों के रूम का है, प्रोफेशनली नहीं बनाना, वरना पता नहीं चलेगा किसी बच्चे ने बनाया। बच्चों के लिए ये इनके थीम के लिए भी यूज़ हो सकता है, जो वो अपने स्कूल में थीम यूज़ करते हैं उसके लिए भी हो सकता है, इनके रूम डेकोर के लिए भी यूज़ हो सकता है। इस तरह से आप ये सारे ट्री का जो सेक्शंस हैं सारी कंप्लीट कर लो, छोटे छोटे भी। लेकिन ख़याल ये करना है जब भी ग्लू गन बच्चे यूज़ कर रहे होते हैं तो उनके मम्मी पापा का पास होना बहुत ज़रूरी होता है। ये इस तरह ये बेस बन गया, बस एक और लगा दूंगी मैं यहाँ पर, और इसके साइड पे भी एक और। ये बिल्कुल इस तरह ट्री का एक बेस रेडी हो जाएगा। ठीक है, पेपर पे ये ट्री का एक बेस रेडी हो गया। उसके बाद ये जो हमारे पास काफ़ी पेपर्स पड़े होते हैं जो हमने कट करके रखे हुए हैं और इनको हम फेंक देते हैं, इसको आज हम यूज़ करेंगे। इसके लिए मैंने इसको छोटे छोटे इस तरह पीसीज में रैंडम जैसे मर्ज़ी आप काट लो, चाहो तो आप शेप दे दो, चाहो तो ना दो। इस तरह से मैंने डिफरेंट शेप्स में इस तरह इसको बनाना है। सारी चीज़ ऐसे बनाकर मैं जहाँ जहाँ मेरा दिल होगा उस तरह मैं इसको लगाती जाऊँगी। जहाँ जहाँ बच्चों को पसंद आए उस तरह इसमें शेप देते जाओ, सारा बनाओ। और उसके बाद नीचे भी हम इसी तरह इसको लगा लेंगे। बिल्कुल इसी तरह मैं आपको आइडिया बता देती हूँ, मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ है। ये देखो, इसमें जितने भी वेस्ट पेपर्स थे मेरे पास सारे, इसमें जितने भी वेस्ट पेपर थे मेरे पास सारे, वो मैंने इस पर सारे लगा दिए।
ये एक तो ये हुआ कि जब वो ज़ाया भी नहीं हुए, दूसरा बच्चों के रूम के लिए ये अच्छा एक डेकोर पीस भी बन गया और ट्री भी है, बच्चे इससे सीखेंगे भी और ये कलरफुल भी है जो कि बच्चों को बहुत अट्रैक्टिव चीज़ लगती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चों को ये ट्री डेकोर बहुत अच्छा लगा होगा और वो इसको ट्राई भी करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, जनाब अलीना नकवी हमारे साथ मौजूद थी और आज उन्होंने ट्री बनाना सिखाया कि किस तरह बच्चे अपने रूम के लिए, रूम को डेकोर करने के लिए ट्री बना सकते हैं विद पेपर्स। तो अलीना, आज के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं। तो जनाब, उम्र, जिन्स और ख़ानदानी तारीख़ ऐसे अनासर हैं जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, मगर दीगर अनासर जैसे कि ग़िज़ाई आदात की रोकथाम की जा सकती है। और तहकीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया जाता है कि कैंसर के बेशतर केसेस की वजह ऐसे अनासर होते हैं जिनकी रोकथाम मुमकिन है, जिसमें एज आ जाती है, जिन्स आपका आ जाता है और ख़ानदानी तारीख़ आ जाती हैं, जिनको कंट्रोल तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हम अपनी जो ग़िज़ाई आदात हैं उनको देखकर, उनकी देखभाल करके, उनका ख़्याल करके अपनी जो सेहत का ख़्याल रख सकते हैं। और ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें कैंसर कॉज कर सकती हैं। अगर हम अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो कैंसर से मुतासर होने का जो ख़तरा है वो भी ज़्यादा हो जाता है। और वैसे भी एक्सपर्ट का मानना ये और कहना भी यही है कि दुनिया भर में जो मोटापे की शरह में इजाफ़ा होता जा रहा है और ये भी कैंसर की मुतअद्दिद इक़साम का ख़तरा बढ़ाने वाला अंसर मौजूद है इसके अंदर। और उन्होंने मज़ीद ये बताया है कि सेहत बख्श और मुतवाज़िन जो ग़िज़ा होती है, जिसको बैलेंस डाइट कहा जाता है, उसके ज़रिए आप कैंसर की मुतअद्दिद इक़साम से ख़ुद को बचाने में मदद दिलवा सकते हैं। तो सेहत बख्श ग़िज़ा से जिस्मानी सरगर्मियों के लिए जो एनर्जी है उसमें किस तरह इजाफ़ा होता है जिससे कैंसर से बचने में मदद मिलती है, आज हम उन ग़िज़ाओं के हवाले से बात करेंगे और ख़ास तौर पर उन ग़िज़ाओं के हवाले से भी बात करेंगे जो कैंसर कॉजिंग हो सकती हैं। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर सादिया फ़ातिमा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं। तो डॉक्टर सादिया, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। डॉक्टर सादिया, सबसे पहले तो ये मुझे बताइए, कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं हर चीज़ के, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो जो हम खा रहे होते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हम खा रहे होते हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान हो रहा होता है हमारी बॉडी के ऊपर। तो आज हम ख़ास तौर पर कैंसर के हवाले से बात करेंगे कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं, कौन सी ऐसी डाइटरी हैबिट्स हैं जो हम ले रहे होते हैं और वो हमारी कैंसर कॉजिंग भी बन सकती हैं हमारे लिए। जी, अगर हम सबसे पहले बात करें तो हम देखें कि हम अपने जो नेचुरल फूड है, जैसे हमारे बहुत से फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनसे हम दूर हट गए हैं। और हम जो है आजकल प्रोसेस्ड फूड की तरफ जा रहे हैं, मतलब जो ज़मीन से नहीं उगे होते, जो हमने अपनी फैक्ट्रीज़ में बनाए होते हैं, हमने उनमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डाल देते हैं, कलर्स डाल देते हैं, जिनका कोई फ़ायदा नहीं होता। वो एक तो हमें एम्प्टी कैलोरीज दे रही होती हैं, जैसा कि आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि ओबेसिटी जो है सबसे बड़ी वजह बन सकती है हमारे कैंसर की। ओबेसिटी का देखें तो उसकी वजह से हमारा कोलोन कैंसर हो रहा होता है, हमारा लीवर कैंसर हो रहा होता है और उसके साथ साथ हमारा स्टमक कैंसर हो रहा होता है। ये सारी वजह हमारे मोटापे की वजह से होती है, ये सारे इस तरह के टाइप के कैंसर। तो हमें सबसे पहले तो अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना चाहिए। अब जैसे कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमारा जिन्स हो गया, हमारी फैमिली हिस्ट्री हो गई, उसको हम नहीं बदल सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हमारे पेरेंट्स में डिजीज़ हो वो हमारे अंदर भी हो। ये आजकल की हमारी बड़ी मिथ होती है कि हम भी, हमारे पेरेंट्स को डायबिटीज़ थी कि थैंक्स टू फादर कि हमें डायबिटीज़ थी उनको, तो हमें भी होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि हमारे अंदर जो जीन्स होते हैं ना वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। इनको हमारा अपना लाइफस्टाइल, हमारा इन्वायरमेंट जो है इन कैंसर सेल को एक्टिव कर देता है। तो इसीलिए जो हमारी डाइट होती है, हमारा लाइफस्टाइल होता है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी होती है, इसका सबसे बड़ा रोल जो है वो हमारी सेहत पे होता है। और हमें कैंसर से बचाव के लिए भी हमें ऐसा ही करना पड़ता है कि हमें अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखना पड़ता है। तो लाइफस्टाइल में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है और फूड का तो बहुत बड़ा रोल होता है हमारी डाइट में। ठीक है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी का रोल होता है। और सबसे जो चीज़ निगलेक्ट हो रही है आजकल वो हमारा स्लीप पैटर्न है। हाँ जी, तो हम ये समझते हैं कि अगर हम अपने लेट भी सो जाएंगे तो हम जल्दी उठ जाएंगे तो कोई बात नहीं, भाई हम डाइट अच्छी ले रहे हैं, हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हमें ना बड़े अच्छी हमारी लाइफ गुजर रही है, हमें सब कुछ असर कर रहा है। लेकिन अब अगर आपका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होगा ना, आपको कुछ भी असर नहीं करेगा, क्योंकि आपके हार्मोन्स लेवल जो हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आपको अपना स्लीप पैटर्न ठीक करना होता है, उसके बाद हम अपनी ग़िज़ाओं को ठीक करते हैं, उसके बाद हम फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ आते हैं।
अच्छा, दूसरा ये हमारा एक पैटर्न नहीं होता खाने पीने का, मतलब हमारा सुबह का नाश्ता कभी किसी टाइम हो रहा होता है, कभी किसी टाइम हो रहा होता है, मतलब एक पैटर्न नहीं, एक स्केड्यूल नहीं हम लोगों ने बनाया हुआ कि हमने इसी टाइम खाना खाना है। तो क्या ये भी जो चीज़ें हैं मतलब कर सकते हैं कि बेहतियाती भी हम लोग कर लेते हैं, बहुत सी फ्राइड आइटम्स खा लेते हैं, देन बेकरी आइटम्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ पे कि जो चाय है तो चाय के साथ तो कुछ ना कुछ तो स्नैक होना चाहिए, बेवक्त की भूख में थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। तो ये चीज़ें भी कैंसर की तरफ लीड कर सकती हैं। देखिए ना, आजकल अगर हमने ब्रेकफास्ट की बात करें तो हम स्टार्ट ही बेकरी आइटम से कर रहे होते हैं। जैसे हमने ट्रेंड बना लिया कि भी ब्रेड खानी है, उसको जल्दी से टोस्ट करना है और हमारा जो है टाइम भी बच रहा है, हम रोटी बनाने से भी बच के। लेकिन ये देखें ना कि वो टाइम तो आपका बच गया, लेकिन लॉन्ग टर्म आपको कितने प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उसकी वजह से। और दूसरा, जब भी हम डाइट प्लान या जब भी उनको मील प्लान देते हैं तो टाइमिंग्स का ख़ास ख्याल रखवाते हैं पेशेंट से। उसकी वजह यही होती है कि जितना और वो टाइम पे खाएंगे, आपके ब्रेन में सिग्नल जाता है कि भाई इस टाइम पे फूड आएगा, इस टाइम पे हमने डाइजेस्ट करना है, इस टाइम पे मेटाबॉलिज्म ने फास्ट होना है, इस टाइम पे स्लो होना है। जब एक स्पेसिफिक टाइम पे फूड जाता रहता है तो बॉडी जो है अपना करती रहती है सही तरीके से परफॉर्म। लेकिन जैसे ही टाइम उसका चेंज हो जाता है, बॉडी का या तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, कभी हम ब्रेकफास्ट छोड़ देते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई हमारा वजन कम हो जाएगा, हमने एक टाइम का खाना छोड़ दिया। ऐसा नहीं होता, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। एक टाइम पे तो हमने छोड़ दिया, अगले टाइम पे हम ज़्यादा कैलोरीज ले लेंगे। तो खाना छोड़ना भी नहीं होता, टाइमिंग्स का ख़ास ख्याल रखना होता है ताकि आगे हम ओवर ईटिंग से बच सकें और हमारा हार्मोन्स लेवल, हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो बैलेंस में रहे। अच्छा, दूसरा एक दफ़ा मतलब ऐसी रिपोर्ट भी आई थी, अब ये आप मुझे बता सकती हैं कि इसमें सही है या नहीं है, कि जो बाहर से हम बारबेक्यू खाते हैं जी वो जो है वो कैंसर कॉजिंग हो सकता है, कि बाहर से जो वो बारबेक्यू के ऊपर पका हुआ होता है वो आपको कैंसर की तरफ लीड कर सकता है। वाकई ऐसा है? जी ऐसा ही होता है। देखें, एक तो पहली जो बेसिक बात होती है, हमें घी का नहीं पता होता कि वो कौन सा घी यूज़ कर रहे हैं। क्या पता वो एक ही घी को बार बार यूज़ कर रहे हो। जब एक घी बार बार यूज़ होता है ना तो उसमें रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो जिन्हें हम कैंसर कॉजिंग एजेंट भी कार्सिनोजेंस कहते हैं वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। एक तो वो हो जाता है। दूसरा, जब हम उसको प्रोटीन को हाई टेम्परेचर पे पकाते हैं तो वो जो है वो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स जो हैं वो जी हाई टेम्परेचर पे बनाते हैं तो उनका जो हीमोग्लोबिन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्सिनोजेंस में। तो मीट को जब हम हाई टेम्परेचर पे बनाते हैं, अपनी तरफ से हम उसको बड़ा अपीलिंग सा बड़ा खाने के लिए मज़ेदार बना रहे होते हैं, लेकिन जितना हम उसका ज़्यादा यूज़ करते हैं वो हमें कैंसर की तरफ लेके जा रहा है। हम तो बड़ा मज़े से खा रहे होते हैं जी, बाहर जाएंगे तो हम लोगों ने कोई फ्राइड आइटम्स नहीं खानी, हम बारबेक्यू खा लेते हैं जो हमारे लिए बड़ा अच्छा है और उससे हमें प्रोटीन भी मिल जाएगी और लो फैट भी होगा। लेकिन इसीलिए हम कहते हैं कि रेड मीट की तरफ जब भी जाए ना, एहतियात से जाएँ। रेड मीट जो है वो थोड़ा ख़तरे की तरफ ले जा सकता है, तो इसीलिए वीक में 2 टाइम्स अगर रेड मीट का कंजप्शन है आपकी तो इट्स ओके, क्योंकि ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। कैंसर भी कोई पेशेंट होते हैं उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उनको जो है कैंसर इतना जल्दी इफेक्ट नहीं करता, ना कैंसर एजेंट्स उनको इफेक्ट करते हैं, एंटीबॉडीज स्ट्रॉन्ग होती हैं। लेकिन कुछ जो हैं वो उनकी एज की वजह से, उनकी हेल्थ कंडीशंस की वजह से उनका जो सिस्टम होता है इतना वीक हुआ होता है कि उनको जो है बाहर का इन्वायरमेंट, इवन हवा भी उनको असर कर जाती है। एग्जैक्टली। अच्छा, ये तो मैं एज पे भी आने वाली थी डॉक्टर सादिया कि कौन सी एज में ये ज़्यादा रिस्क फैक्टर बढ़ता है, मतलब क्योंकि जब हम जवानी में होते हैं, यंगस्टर्स जब वो अभी भी अगर यंगस्टर देखें तो वो कहते हैं जी हमारे में फुल हम एनर्जी है, एनर्जेटिक हैं, हम कुछ भी खा लें, हम कुछ भी पी लें, हम कुछ भी कर लें तो हम जल्दी बीमार नहीं होंगे, हमारा इम्यूनिटी हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वो क्या रिस्क फैक्टर होते हैं कि फिर उनको इस तरफ लेकर जा सकते हैं? जी, अगर हम हमारी यूथ में देखेंगे तो स्मोकिंग का बड़ा ट्रेंड आ गया। अगर हम सिगरेट की तरफ ना भी जाएं तो और बड़ी मॉडर्न चीजें आ गई हैं कि भाई पैसिव स्मोकर हम बनते जा रहे हैं कि हम अगर खुद भी नहीं पी रहे हैं तो हमारे साथ जो कम्युनिटी में बैठे हुए हैं वो ऑलरेडी इतने ज्यादा और चेन स्मोकर होते हैं। दूसरा ये कि फिजाई आलूदगी देख लें हमारी, फिजाई आलूदगी। और दूसरी बात ये है कि इतना स्मोकर्स को इफेक्ट नहीं कर रहा होती स्मोकिंग जितना पैसिव स्मोकर को करती है। हाँ जी, उसकी वजह से भी कैंसर, ये तो बहुत बड़ी रेशो है ना इस तरह की।
तो टाइम बीइंग के लिए तो वो बच रहे होते हैं उस चीज़ से, लेकिन जैसे ही उनकी एज थोड़ी इस तरफ आना स्टार्ट होती है कि वो 30 क्रॉस करते हैं, अभी देखा होगा कि एप्पल शेप ओबेसिटी बहुत आ जाती है एब्डोमेन एरिया में। ये मेल्स में होता है ज़्यादातर, और इसकी सबसे बड़ी वजह ये कैंसर की तरफ लेके जा रही होती है। और फीमेल की जो अगर हम एज की बात करें तो शुरू के एज में जब मतलब उनके साइकिल वगैरह स्टार्ट रहता है तो तब वो प्रिवेंट रहती हैं, लेकिन जब उनका पोस्ट मेनोपॉजल वाला टाइम आता है ना, उसके बाद उनमें ब्रेस्ट कैंसर, बाकी कैंसर की जो रेशो है वो इंक्रीज बढ़ जाती है। जी, मतलब 40 से अबव अगर देखा जाए तो आपकी जो कैंसर की जो चांसेस हैं या रिस्क फैक्टर है वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और तो दूसरा ये मुझे बताइए कि किस तरह हम प्रिवेंट कर सकते हैं थ्रू डाइट, ठीक है? और मतलब अगर प्रोटीन का देखा जाए तो हम लोग किस तरह अच्छी प्रोटीन दुरुस्त कह लें कि इंतखाब सिलेक्शन कैसे किया जा सकता है प्रोटीन का, तो और कौन कौन सी ऐसी डाइट्स लेनी चाहिए जो हमें कैंसर से बचा सकती हैं? हाँ जी, अगर हम डाइट की बात करें ना तो मेडिटेरियन डाइट जिन्हें हम डाइटिशियंस कहते हैं, वो प्लांट बेस्ड डाइट होती है जिनमें फ्रूट्स आ जाते हैं, हमारे वेजिटेबल्स आ जाते हैं, लेंटल्स, बीन्स, लेग्यूम्स, ये वाली चीज़ें। मीट की जो थोड़ी क्वांटिटी होती है वो हमें कम करनी होती है, रेड मीट की स्पेशली। और इनमें जो हमने इम्पॉर्टेंट देखने होते हैं ना, वो होते हैं हमारे फाइटोकेमिकल्स। जाहिर है कैंसर जब एक बार डेवलप हो जाता है वो फुल जो है डाइट से प्रिवेंट नहीं हो पाता। अच्छा। लेकिन उससे कैंसर होने से पहले हम कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स लें, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स लें जो हमारे कैंसर कॉजिंग एजेंट होते हैं, जो ट्यूमर फार्मेशन होती है, हमारी डीएनए डीजेनरेशन हो रही होती है, उसको जो है वो कम कर दे होती है। उनमें हमारे जो सबसे पहले आ जाते हैं हमारी बेरीज आ जाती हैं। अच्छा, ठीक है, उनमें हाँ, उनमें कैरोटीनाइड्स होते हैं, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, ये बड़े फ़ायदेमंद हो रहे होते हैं। उसके बाद हमारे एसोफ्लेवोनॉइड्स, वो भी हमारी जो डार्क येलो वेजिटेबल्स होती हैं जैसे बेल पेपर्स हो गए, हमारी कैरेट्स हो गई, उसके बाद कैंटलोप हो गया, जी खरबूजा जिसे हम कहते हैं, वाटरमेलन, ये इस तरह की फ्रूट्स में वेजिटेबल्स में होते हैं। और दूसरी हमारी अच्छी वेजिटेबल्स होती हैं जो हमें कैंसर से प्रिवेंट कर रही होती हैं, वो होती है हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, क्रूसीफेरियस वेजिटेबल्स। उनमें हमारे ब्रोकली भी आ जाते हैं, केल भी आ जाती है, उसके अलावा पालक वगैरह, स्पिनच जिसे हम कहते हैं, हाँ जी, वो जो है उनमें क्या होता है कि कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं, इनोसिटोल जिसे हम कहते हैं, और भी बहुत सारे इस तरह के एजेंट्स होते हैं, फाइटो न्यूट्रिएंट्स जिन्हें हम फाइटोकेमिकल्स कहते हैं, वो हमारे जो डिटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी में, जब हम उनको च्यू करते हैं हमारी बॉडी में जाते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं कि हमारी बॉडी में कहाँ पे कैंसर सेल डेवलप हो रहे हैं। अच्छा। तो वो उधर मूव करके उन कैंसर सेल्स पे अटैक करते हैं और उनको बॉडी से रिमूव कराते हैं। उनका जो है हम उनको कहते हैं कि वो डिटॉक्सिफाई कर देते हैं हमारी बॉडी से सेल को। तो इस तरह का फूड का बड़ा रोल होता है, अच्छे फूड का। उसके अलावा हम नट्स वगैरह, नट्स का बड़ा अच्छा रोल होता है। नट्स में भी जो है विटामिन ई होता है, विटामिन सी हम फ्रूट से ले लेते हैं। अभी सर्दियों का मौसम आ रहा है, नट्स लेंगे, उसके साथ हम किसी का होता है कि हम नट्स खाएंगे तो साथ में किनू भी ज़रूर खाएंगे। सही है। हाँ जी, एक तो उससे ये होता है कि अगर हमारी स्किन पे भी कोई दाना वगैरह बन जाता है तो उसको भी वो कैंसर में कंसीडर करते हैं और उस पर अटैक करते हैं। हमारे जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है वो उसको भी ख़त्म कर देते हैं। इसीलिए सर्दियों में जो है हमारी स्किन भी फ्रेश नज़र आती है और हम कैंसर से, इस तरह की बीमारियों से बचे रहते हैं। और सिर्फ सर्दियों में नहीं खाना चाहिए, ड्राई फ्रूट तो गर्मियों में भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। हैंडफुल ऑफ नट्स खा लें आप। ज़्यादा ज्यादती करेंगे तो फिर ऑब्वियसली वो आपकी नुकसान ही आपकी बॉडी को पहुंचाएगा ना, जब आप बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं। मॉडरेशन की होती है कि मतलब आपने जो है मॉडरेट अमाउंट में सब लेना है। बैलेंस डाइट ही इसी का मतलब होता है कि आप विटामिन्स भी लें, मिनरल्स भी लें, वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स, हर चीज़ ऐड करें। अभी थोड़ी देर पहले जैसे अभी आपने पूछा कि प्रोटीन्स का कौन सा सोर्स ऐड करना चाहिए, तो प्रोटीन का यही होता है कि आप जो है रेड मीट को थोड़ा कंट्रोल रखें, उसकी 2 सर्विंग्स रखें वीक में। लेकिन क्योंकि 2 सर्विंग्स का भी हर बॉडी के लिए वो डिफरेंट होता है, 0.8 ग्राम होता है हर बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग। अच्छा। मतलब मेरी रिक्वायरमेंट प्रोटीन की डिफरेंट होगी, आपकी अलग होगी जी। तो अभी अब जब हम खाने बैठते हैं तो हम तो नहीं देखते, हम तो पूरी पूरी प्लेट भी खा लेते हैं। तो यही होता है कि फिर 2 सर्विंग्स ही रखें आप हफ्ते में, ताकि आप मॉडरेशन में खा सकें। उसके अलावा वाइट मीट जो है वो सेफर साइड पे हमारा आ जाता है, जैसे चिकन हो गई, फिश हो गई, उसको आप ऐड कर लें, वो एक अच्छा सोर्स रह जाते हैं। उसके अलावा एग्स वगैरह का इस्तेमाल करें। एग्स अगर आप कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका ज़्यादा है तो उसके लिए भी थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एग 3 टाइम अ वीक लेना पड़ेगा।
अगर आपको कोलेस्ट्रॉल या इस तरह का कोई इशू नहीं है तो आप फिर अगर तो एग फिर लवर है आप तो ले फिर सकते आप दिन में एक खा सकते ले हैं, सकते हैं, एक अंडा खा लें या 2 अंडे खा लें, खा वो लें। ज़्यादा आपके लिए बेहतर है कि वो प्रोटीन का सोर्स बन सकते हैं। अच्छा, दूसरा फाइबर वाली कहा जाता है कि डाइट बहुत अच्छी अच्छी है, होती है। तो फाइबर क्या काम करता है हमारी बॉडी के अंदर और वो क्यों चाहिए होता है हमें, और उसके लिए कौन कौन सी डाइट्स हम ले सकते हैं? हाँ जी, फाइबर का बड़ा अच्छा रोल होता है हमारे उसमें, क्योंकि फाइबर एक तो हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, ठीक है, हम ओवर कैलोरीज से बच जाते हैं। अच्छा। दूसरा, हमने प्रोसेस फूड जैसे खाना स्टार्ट किया हुआ है वो वाइट फ्लावर से बना होता है, जर्म कहते हैं, ब्रान कहते हैं, जिनमें फाइबर अच्छी मिकदार में होता है हमारे गंदम में। अच्छा। लेकिन जब हम पिज़्ज़ा बर्गर के लिए डो बनाते हैं वो जर्म भी रिमूव कर दिया जाता है, वो ब्रान भी रिमूव कर दिया जाता है। बाकी जो वाइट आटा बच जाता है जिसमें कुछ भी नहीं होता सिवाय कैलोरीज के और ना ही उसमें फाइबर होता है, तो वो हमें दे दिया जाता है, जो डायरेक्टली कैंसर की तरफ लेके जा रहा होता है। एक तो जब ज़्यादा खा लेंगे फीलिंग ऑफ फुलनेस ही नहीं आएगी, ज़्यादा खा लेंगे, ज़्यादा खाने की वजह से जाहिर है वो हमारे अंदर प्रॉब्लम्स का भी कॉज करेगा। और फाइबर का ये होता है कि वो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, आपको एक्टिव रखता है सारा दिन, और अब वो भी आपकी कैंसर, आपको डीएनए डीजनरेशन जो हो रही होती है हमारी बॉडी में, वो उससे प्रिवेंट कर रहा होता है। तो फाइबर के अगर हम सोर्सेज से बात करें तो जो हमारे ग्रेन्स होते हैं ना, वो फाइबर का अच्छा सोर्स होते हैं। लेंटल्स भी हो गई हमारे, अच्छा। हाँ जी, किनवा हो गया, उसके बाद हमारे ओट्स हो गए, हमारा जो है गंदम हो गई, ये हमारे घर में ही सारी चीज़ें जो हैं वो सुपर फूड के तौर पे मौजूद होती हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता उनका। तो इसी तरह और हमारी दालें जो हैं, दालें भी सारी फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स होती हैं। फाइबर के साथ साथ उनमें बहुत सारे और भी विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो कि हमें डीएनए डीजनरेशन से बचा रहे होते हैं, जो कैंसर कॉज करते हैं, जो कार्सिनोजेंस होते हैं, उनसे बचा रहे होते हैं। और हमारे जो फ्रूट्स हैं वैसे तो उनकी कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि हर कोई नहीं खा सकता है, लेकिन फिर भी किस तरह हमें फ्रूट्स का इंटेक करना चाहिए और कौन कौन से फ्रूट्स हमें खाने चाहिए जो हमें इन तमाम तर बीमारियों से बचा सकते हैं? हाँ जी, अगर हम जिसमें फाइबर भी रिच फाइबर हो, जी रिच फाइबर भी हो। अभी हम फ्रूट्स का देखें तो अभी मैंने बताया कि कैंटलॉप जिसे हम खरबूजा कहते हैं, वो भी फाइबर भी दे रहा होता है हमें, हेल्दी शुगर्स भी, क्योंकि फ्रूट से हमें हेल्दी शुगर्स मिल रही होती हैं। और उसके अलावा हमारी बेरीज, स्ट्रॉबेरीज हो गई और हमारी ब्लूबेरीज़ हो गई। ब्लूबेरीज़ तो खैर अवेलेबल नहीं होती, तो हम जो है इधर ब्लूबेरीज़ के तौर पे अपने पेशेंट्स को जामुन दे रहे होते हैं। अच्छा, तो जामुन भी एक बहुत अच्छा सोर्स होते हैं फाइबर का भी। और उसके अलावा भी अब हमारा जो और बहुत अच्छा फ्रूट होता है, फ्रूट भी किसी को पता होगा कि ये फ्रूट है कि सब्जी है, डिफरेंस इसका नहीं पता होगा। टमाटर अच्छा। जो हमारा फ्रूट ही होता है, ओके, उसमें जो जापानी फल कहा जाता है, या वो जो हम दूसरा टमाटर हमारा, हाँ जी, अच्छा, जो हम सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं, अपनी हंडिया में इस्तेमाल करते हैं, ओके, उसमें होता है लाइकोपिन, जो कि हमारा वही है, कैरोटिनॉइड्स हैं। ये भी हमारे जो कैंसर, जो ट्यूमर फॉर्मेशन वाले सेल होते हैं ना, उन पे अटैक करता है। अगर वीक हो तो उनको स्ट्रॉन्ग बना देता है, या फिर उन पे अटैक करके ना उनको रिमूव कर देता है बॉडी से। तो ये भी एक अच्छा एड ऑन होगा कि अगर आप अपनी सब्जी में अगर कोई सैंडविच बना रहे हैं, आप हेल्दी घर का, सही, या कोई आप घर में ही सलाद बना रहे हैं, तो उसमें अगर दिन में एक बार आप शिमला मिर्च का आप इसका इस्तेमाल कर लें, टमाटर का, तो ये बड़ा अच्छा एड ऑन हो जाएगा, आपको कैंसर से प्रिवेंट रखेगा। अच्छा, जाते जाते एक और मैं लास्ट पे फ़ौरन से इसका जवाब लेना चाहूँगी, ज़्यादा नमक का यूज़ भी क्या हमें इस तरफ लेकर जा सकता है? जी बिल्कुल लेके जा सकते हैं, क्योंकि जब हम नमक का ज़्यादा इंटेक करते हैं ना, वो वाटर रिटेंशन करा देता है। अच्छा। हमारी बॉडी में, मतलब हमारा खून जो है वो कंसंट्रेटेड कर देता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो इन्फ्लेमेशन ही सबसे बड़ी वजह बनती है हमारे डिफरेंट ऑर्गन पे फैट अकमुलेशन की। तो ये हमें कैंसर की तरफ लेके जा रहा होता है। नमक जितना कम यूज़ किया जाए, प्रोसेस फूड जितना कम यूज़ किया जाए, आपकी सेहत के लिए उतना अच्छा होता है। मतलब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ये आपने जो टर्म मैंने ये हमेशा याद रखनी है कि जितना आप ज़्यादा खाएंगे किसी भी चीज़ को, वो आपके लिए नुकसानदेह होगी। तो आप लोगों ने मॉडरेशन में रह के अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाना है, अपनी ग़िज़ाई जो आदात हैं, डाइटरी हैबिट्स हैं, उनको बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। डॉक्टर सादिया फातिमा हमारे साथ मौजूद थी, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डॉक्टर सादिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई, और कौन कौन से कैंसर कॉजिंग डाइट्स हो सकती हैं या खाने हो सकते हैं, ग़िज़ा हो सकती है, उस पर हमने बात की। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अक़वाम मुत्तहिदा के मातहत काम करने वाले इदारे बराए मेहनत के मुताबिक मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन को अब भी नौकरी तलाश करने में काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं और मर्दों की निस्बत उन्हें नौकरी की तलाश में बहुत सारे मुआशरती रवैयों और मसाइब का सामना करना पड़ता है और काफ़ी तगोदो के बाद अगर उन्हें कोई नौकरी मिल भी जाए तो उनकी तनख्वाह मर्दों के मुकाबले में काफ़ी कम होती है। और इन मुआशरती रवैयों और फील्ड में काम करती ख़वातीन की मुश्किलात को देखकर बहुत से अफराद ऐसे हैं जो अपने घर में मौजूद ख़वातीन को पढ़ा लिखा तो ज़रूर लेते हैं, यानी उनकी तालीम पर तो लाखों रुपए खर्च कर लेते हैं और अच्छे इदारों से उन्हें तालीम भी दिलवा देते हैं, लेकिन जब नौकरी की बारी आए तो वो उन्हें नौकरी की इजाज़त ही नहीं देते हैं कि बाहर ख़वातीन के लिए अच्छे पैसों पर नौकरी मिलना एक मुश्किल मरहला है, इसलिए घर बैठो और इनकी शादी करवा दी जाए। इस तरह के जो ख़यालात हैं, इसकी वजह से हमारी बहुत सी ऐसी ज़हीन तरीन ख़वातीन भी घर के कामकाज तक ही महदूद रह जाती हैं। उनके मतलब स्किल्स जो है ना वो उनके घर तक रह जाते हैं। उनकी डिग्रियां जो है वो महज एक कागज़ का एक टुकड़ा बन के रह जाती हैं। और आज हम डिजिटल दौर में जी रहे हैं। अब कमाने के ज़राए और जो सोच है ना वो बदल चुकी है। लोग ऑनलाइन कमाने के नित नए जो फार्मूले हैं वो अपनाते जा रहे हैं और ये अमर काबिल ज़िक्र भी है कि ख़वातीन की भी अब काफ़ी बड़ी तादाद ऑनलाइन ज़राए से माहाना हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए कमा रही है। और आज से अगर चंद साल पहले देखा जाए तो जो कोरोना वबा ने दुनिया को यकसर बदल कर रख दिया था और दुनिया की जो मैशियत थी वो भी बदल चुकी थी और दुनिया के बेशतर ममालिक अभी तक इस दबाव से निकलने की कोशिशों में मसरूफ़ रहते हैं। तो इस वबा ने दुनिया में लाखों लोगों को बेरोज़गारी में धकेल दिया था। मर्दों की निस्बत ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद थी जो कोरोना के दौरान अपनी नौकरियों से महरूम भी हुई थी और शायद यही वजह है कि कोरोना के दौरान बेरोज़गारी का निशाना बनने वाली जो ख़वातीन थी वो ऑनलाइन कारोबार की तरफ ज़्यादा राग़िब हुई। और पाकिस्तानी मुआशरे में वैसे भी कहा जाता है कि ख़वातीन अब पहले से ज़्यादा तादाद में पढ़ी लिखी हैं और डिजिटल मीडिया का भी इस्तेमाल अच्छे से जानती हैं, इसलिए बहुत सी ख़वातीन अपने तौर पर घर से ही अपने छोटे मोटे जो बिज़नेस हैं उसको स्टार्ट कर चुकी हैं, अपना स्टार्टअप स्टार्ट करती हैं। और ऑनलाइन कारोबार ख़ासतौर पर शादीशुदा जो ख़वातीन हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है कि उन्होंने घर में रह के अपना बिज़नेस भी देखना है, अपने बच्चों की देखभाल भी करनी है, अपने घरेलू काम भी साथ साथ सरअंजाम देने हैं। तो आज हम ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से बात करेंगे कि आज की खातून का मर्द के साथ शाना बशाना मिलकर काम करना या कमाना कितना ज़रूरी है और कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन कौन सी ऐसे काम हैं जो वो घर में रह के कर सकती है, ऑनलाइन अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकती है। तो इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं प्रोफेसर रुबीना कमाल हैं, प्रिंसिपल है गवर्नमेंट कॉलेज मरगाज़ार की। डॉक्टर रुबीना, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। डॉक्टर रुबीना, जिस तरह मैंने बात की है कि अब ऑनलाइन का सारी चीज़ें डिजिटल एरा में हम लोग बैठे हुए हैं, हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है, तो ऑनलाइन कमाना और ख़ासतौर पर ख़वातीन के लिए कमाना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है आज के दौर में? जी बिल्कुल मैडम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको आज आप लोग लेके चले हैं। एंड आई वुड से कि आज का जो कंटेम्प्रेरी दौर है, आज की डिमांड भी यही है कि हमारी जब तक ख़वातीन जो हैं वो उनके शाना बशाना नहीं चलेंगी मर्द हजरात के, तो हमारी इकॉनमी, जिसको हम अक्सर टीवी में देख रहे होते हैं कि इकॉनमी के ऊपर डिस्कशंस हो रही होती हैं और एक किस्म का हमारा इकनॉमिक वो जो है हम इंस्टेबिलिटी की तरफ जो है वो हमारी जा रही है मीशत, तो उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम इकनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर काम करें। देखिए, एक टाइम था जब चाइना में इस तरह के हालात थे कि चाइना वाज अ डेवलपिंग कंट्री एट दैट टाइम। तो चाइना में क्या हुआ था कि सिल्क वॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ था कि सिल्क वॉर्म घर घर वो इंडस्ट्री लगाई जाती थी और घर घर से वो जो है वो इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश हो रही थी और लोगों ने अपनी होम इंडस्ट्री को उस वक्त फोकस किया और होम इंडस्ट्री के थ्रू फिर चाइना की इकॉनमी आज अनमैचेबल है। इसी तरह हम समझते हैं कि डिजिटल दौर में हम एंटर हो गए हैं, तो इसमें हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप। ये ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप जो है, इट इज़ अ न्यू आइडिया एंड इट हैज़ इमर्ज्ड बेसिकली इन कोविड। कोविड में वो कहते हैं ना, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो कोविड में जहाँ पे बहुत से उसके माइनस पॉइंट्स थे, कोविड ने हमें कुछ बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें भी, लाइफ को हमारी बहुत चेंज किया। तो वो कहते हैं कि अल्लाह की हर चीज़ में ब्लेसिंग्स भी होती हैं अगर हम उसको ढूंढें। तो इसमें वन ऑफ द ब्लेसिंग्स वाज दिस ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप। अब अगर हम ख़वातीन के ऊपर आ जाएं कि ख़वातीन जो हैं, मेरा ख्याल है कि दे कैन बी द बेस्ट बेनिफिशरीज ऑफ ऑनलाइन एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है।
क्योंकि देखिए अगर हम इसको लेके चलें तो इसमें चंद बातें हैं जिनको हम समझते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम ऑनलाइन विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बात जी करते जी हैं ट्रू। तो उसके हवाले से फिर हम इसको लेकिन ये तो बाद में आ जाएगा ना। सबसे पहले हमने एक औरत को बाइख्तियार कैसे बनाना है, इंडिपेंडेंट कैसे बनाना है, तभी वो बाहर निकल के या घर में बैठ के काम कर सकती है। बिकॉज़ हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा टैबूज़ हैं, जिस तरह मैंने बात भी की है कि अगर कुछ रेशो है ऐसी कि ख़वातीन को कहते हैं कि जनाब कि हमें जो सैलरी है वो मर्दों की निस्बत बहुत कम मिलती है। 20% कहते हैं कि या इससे भी ज़्यादा कम हमें सैलरी मिल रही होती है मर्दों की निस्बत। दूसरा, बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जो डिग्री होल्डर्स होती हैं, डॉक्टर्स होती हैं, लेकिन उन्हें बाहर निकल के काम करने की इजाज़त नहीं होती, वो कारोबार नहीं कर सकती हैं। तो इस टैबू को, इस मिथ्स को हम किस तरह तोड़ सकते हैं कि ताकि हम एक दूसरे को एम्पावर कर सकें? बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप एक्चुअली। ये जो आपने बात की है ये किसी भी हमारी ऑनलाइन वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ये फर्स्ट स्टेप है। और इस फर्स्ट स्टेप में हम देखें कि देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ इश्यूज जो हमारी ख़वातीन फेस कर रही हैं। जिस तरह आपने कहा कि एक तो सैलरी का जो लेवल है वो इक्वल नहीं है, फिर इसमें डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है, जो बात आप कह रही हैं कि मेल फीमेल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आ गई। फिर इसमें आ जाता है कि एनेबलिंग जो इकोसिस्टम है हमारा, लैक ऑफ फेवरेबल इकोसिस्टम। जिस तरह हमारे इन्वेस्टर्स हैं और हमारे जो वो लोग विद पीपल विद मनी, दे आर नॉट दे आर नॉट देयर अंडर द सेम रूफ विद द स्किल टैलेंटेड विमेन। कि जो हमारी स्किल टैलेंटेड विमेन हैं और हमारे इन्वेस्टर्स जो हैं, दे आर नॉट गिवन द सेम प्लेटफॉर्म। ठीक है, फिर उनकी ट्रेनिंग्स नहीं है, लैक ऑफ मेंटरशिप है कि उनको मेंटर्स नहीं मिलती। फिर हमारे पास रोल मॉडल्स नहीं हैं, बहुत कम है। जी जी। ये सब चीज़ें जो हैं ये विमेन फेस कर रही हैं और इनके ऊपर पहले हमें वर्किंग करनी पड़ेगी कि हमें इन चीज़ों को एलिमिनेट करना पड़ेगा। हमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से निकलना पड़ेगा। ठीक है कि जेंडर एक चीज़ जो है वो बायोलॉजिकल है, लेकिन वंस यू कम आउट फॉर स्टडी, वंस यू कम आउट फॉर जॉब, वंस यू कम आउट एज अ टैलेंट, तो फिर आप जेंडर फ्री हैं। हाँ एग्जैक्टली। फिर जेंडर को पीछे रख दें, आप एज अ पर्सन उसको देखें कि आप उसको काम जितना वो कर रही है, फिर आपकी स्किल्स के ऊपर होता है, फिर आपकी जेंडर के ऊपर नहीं होता। जेंडर के ऊपर नहीं होना चाहिए, फिर स्किल्स के ऊपर होना चाहिए। फिर दूसरी बात ये कि आप उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जहाँ पे कि इन्वेस्टर्स उनको मिलें और उनको वो हेल्प करें। देखिए हमारे जिस तरह बहुत से एरियाज़ हैं, बलूचिस्तान है, KPK है, इन जगहों पे इतना टैलेंट है, स्किल्ड विमेन इतनी ज़्यादा हैं, लेकिन उनके पास इन्वेस्टर्स नहीं है। हाँ। और फिर उनकी देखिए एडवर्टाइजमेंट जो है वो एक डिजिटल मार्केटिंग जो है वो उनको नहीं दी जा रही कि एक अगर कोई खातून बहुत अच्छा काम कर रही है चोलिस्तान में बैठ के, कोई रेगिस्तान में बैठ के काम कर रही है, उसका जो एम्ब्रॉयडरी है, उसका पॉट वर्क है, इतने इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बना रही है, उसकी अवेयरनेस हमारे बड़ी सिटीज़ में नहीं है। तो बहुत कम लोग हैं जो कनेक्शन है बीच में, तो ये उनकी हेल्प करनी चाहिए। फिर उनको मेंटरशिप मिले, उनको गाइडेंस मिले, आप डिफरेंट लेवल्स पे, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे उनकी हेल्प करें कि उनको लेकिन जब वो स्कूल ही नहीं जाएंगे तो किस तरह इंस्टीट्यूशनल लेवल पर हम उनकी मदद कर सकते हैं? या अगर इवन दो कि अभी भी बहुत सी ख़वातीन जो है अगर स्कूल में, जैसे आप भी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट कॉलेज की, तो वहाँ पर किस तरह बच्चियों को एम्पावर किया जाता है या वो इस साइड पर आए, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ कि वो अपना कारोबार करें, और उनको किस तरह एम्पावर किया जा रहा है, किस तरह फ़रोग़ दिया जा रहा है इस चीज़ को? जी बिल्कुल, दो बातें हैं आपकी। एक तो आपने कहा कि अगर वो स्कूल नहीं जाते हाँ। तो फिर वो कैसे, उसमें दो बातें हैं। एक तो हमें एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है, और वी हैव टू मेक इट श्योर कि एजुकेशन 100% हमें करनी है। हमें एटलीस्ट प्राइमरी लेवल पे ईच एंड एवरी चाइल्ड शुड बी ब्रॉट टू द स्कूल। एक तो हम इसको फोकस करें। लेट्स से कि अगर कहीं ये अभी प्रोसेस में है और गवर्नमेंट इसको भी कर भी रही है, हमारा बहुत बेहतर हो रहा है ग्राफ, तो अभी कहीं प्रोसेस में है तो वहाँ पे फिर कम से कम आप ऑनलाइन जो है ना, डिजिटल और वो जो सोशल मीडिया है उसको कम से कम पहुँचाएं उन बच्चों तक। क्योंकि हम देखते हैं कि एक बच्ची अगर नहीं भी पढ़ी लिखी है तो वो मोबाइल यूज़ कर सकती है। ये बहुत अच्छी बात है कि वो अपनी सोशल मीडिया के साथ वो लिंक्ड है, तो उनको सोशल मीडिया के साथ लिंक करें सो दैट कि वो अपनी स्किल को प्रमोट कर सकें, उसकी मार्केटिंग कर सकें, उसको जो है वो डिजिटलाइज करके पहुंचा सकें थ्रू आउट द कंट्री। और सेकंड बात, जिस तरह आपने कहा कि हम अपने कॉलेजेस में कैसे कर रहे हैं, हमारे कॉलेजेस में तो जो है ना, ख़ासतौर पे मैं अपने कॉलेज की अगर बात करूं तो वी आर फोकसिंग हार्ड दिस टाइम लास्ट 2 ईयर्स से कि हम बिज़नेस जो ग्रुप है उसको इनकरेज करें। अच्छा, प्रीवियसली होता था कि मेडिकल का बहुत एक ट्रेंड होता था कि हर बच्ची जो टॉपर है उसने
मेडिकल में जाना है और डॉक्टर बनना है। तो अब हम थोड़ा सा उनको गाइड करते हैं करियर काउंसलिंग करके, कि देखते हैं कि उसका एप्टीट्यूड किस तरफ है, और अगर उसमें पोटेंशियल है तो शी कैन गो टू कंप्यूटर्स। ICS भी पढ़ती हैं और कॉमर्स भी पढ़ती हैं, ताकि ICS एंड कॉमर्स का एक जो अमेलगमेशन है, एक क्लब होके एक बनता है कॉम्बिनेशन, वो बड़ा ज़बरदस्त बनता है कि आप ई-कॉमर्स जो है फिर उसकी तरफ जा सकती हैं। और इसमें बड़ा अच्छा मुनीबा हमने देखा कि ये चेंज आई कि बहुत अच्छे मार्क्स वाली बच्चियाँ who used to go to medical, now they are shifting to commerce, अच्छा, and they are shifting to computers ICS में। तो ये बड़ा अच्छा एक ट्रेंड चेंज हो रहा है। नहीं तो कुछ ऐसे भी कोर्सेज कराए जा रहे हैं जिसमें उन्हें जैसे दस्तकारी के हवाले से, आर्ट के हवाले से बताया जाए, ये सिखाया जाए, ऑनलाइन स्किल्स के हवाले से कि किस तरह उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाना है तो क्या वो कर सकती हैं। इस तरह के छोटे छोटे कोर्सेज भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये कोर्सेज जो हैं हमारे समर वेकेशन में हम इसको प्लान कर रहे हैं कि इनको ऑफर करें, और हमारा इंशाल्लाह HED भी इस पे काम कर रहा है, और HED भी इन चीज़ों को बड़ा इनकरेज करता है। तो ये हमारी एक होती है कोशिश कि हम समर वेकेशन में ना स्टूडेंट्स को ऐसे कोर्सेज करवाएं। होम इकोनॉमिक्स है, और ये एम्ब्रॉयडरी है, पेंटिंग है, ग्राफिक आर्ट है, और कंप्यूटर्स है। इन चीज़ों को फिर हम समर वेकेशन में फोकस करते हैं, और फिर उसके बाद जब हमारे कॉमर्स के ग्रुप में जो बच्चे आ जाते हैं उनमें उनको बताते हैं कि आप जो कॉमर्स एंड बिजनेस पढ़ रहे हैं इसको ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे, आप अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं वर्किंग वाइल सिटिंग एट योर ओन होम। तो ये चीज़ें जो हैं हम फिर उनको लिंक करके हम उनको कंटेम्प्रेरी दौर इस टाइम के साथ जो है वो चलना सिखा रहे हैं कि आपने अपना बिजनेस कैसे इस्टेब्लिश करना है। क्योंकि देखिए अब जो टाइम आ रहा है ये वो टाइम नहीं है कि वी कैन ऑल लुक फॉरवर्ड टू गवर्नमेंट, एग्जैक्टली, हर चीज़ गवर्नमेंट करे। हमने ऐसे बहुत से लोगों को देखा, जिस तरह देखें ये अमेजोन है, हमारे उबर, ये ऐसे कई चीज़ें हैं जो अपने प्राइवेट सेक्टर से स्टार्ट हुई, ऑनलाइन से स्टार्ट हुई, और आज दे कैन कम्पीट एंड बीट एनी मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। तो इस पे तो फोकस करना बहुत ज़रूरी है कि मतलब अपने लिए आपने खुद ही रास्ता बनाना है ना, अपनी मंजिल का तयन आपने खुद ही करना है। आपको रास्ते मिलते जाएंगे लेकिन चलना तो उस पे आपने खुद ही है, वो रास्ता आपने खुद ही उसका तयन करना है। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंगली यहाँ पे मैं बताऊँ, मेरे बहुत से मिलने वाले उनकी बेटियां बेकिंग बहुत अच्छी करती थी, हाँ। तो उन्होंने क्या किया, अपनी बेकिंग का बना लिया ऑनलाइन। एग्जैक्टली, हाँ, आजकल उसका भी ट्रेंड है। एग्जैक्टली, आजकल उसका भी ट्रेंड है। आपका कोई भी स्किल है वो मेरे ख्याल से वो जाया नहीं जाता है। कुछ भी आप कर लें, आप उसको अच्छे तरीके से मार्केट करें, तो वो ऑटोमेटिकली आपका अच्छा एक बिजनेस बन जाता है, आप बिजनेस रन करना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा मैं ये पूछना चाहूँगी डॉक्टर रुबीना कि जो हमारे रिवायती फील्ड्स हैं जिसमें जैसे पहले भी कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, MBBS करना है या MBA करना है, BBA करना है, ये रिवायती अब नहीं आ गई है। IT में भी आ गया हुआ है, अब कॉमर्स में भी आ गया हुआ है, अब मैथ्स में भी, मैथ्स कम्युनिकेशन में अब नई फील्ड्स भी आती जा रही हैं। तो इन फील्ड्स में अगर एक खातून को देखा जाए कि वो घर से जब निकलती है, वो इंस्टीट्यूशन में भी जाती है, वहाँ से पढ़ती है, फिर वो नौकरी के लिए जाती है, तो क्या क्या हर्डल्स उसे फेस करनी पड़ती हैं? जी, दिस इज़ वेरी ट्रू। कहने को तो हम वी आर इन 21st सेंचुरी, लेकिन बिलीव मी अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जो ख़वातीन फेस करती हैं। आई एम अ वर्किंग वुमेन, आई कैन से इट वेरी पॉजिटिवली कि बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपको सोसाइटी में हम फेस करते हैं। लेकिन इसमें मैं कहूँगी कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव बहुत अच्छे हैं। जिस तरह वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का एक इनिशिएटिव है कि वो आप उनको अप्लाई करें, वो आपके इंस्टीट्यूशंस में, आपके ऑर्गेनाइजेशंस में, आपके डिपार्टमेंट्स में नर्सरीज बना देते हैं बच्चों की। एंड दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव कि आपकी वर्किंग वुमेन के लिए आपकी वर्क प्लेस पे आपको नर्सरी मिल जाती है फॉर दोज वर्किंग वुमेन हु आर मदर्स। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इशू होता है कि वंस यू आर अ मदर तो आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है अपनी होम लाइफ में और अपनी वर्किंग लाइफ में। यहाँ से फिर बहुत सी हमारी ख़वातीन विड्रॉ कर जाती हैं, वो छोड़ देती हैं अपनी वर्किंग को कि अभी बच्चे बड़े हो जाएं या अब मैं कैसे कर सकती हूँ। तो जब उनको वर्क प्लेस में नर्सरीज़ मिल रही हैं, और वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने ये बहुत इस पे काम किया है, और बहुत जगह हमारे बहुत से जो है कॉलेजेस में बना के दी हैं नर्सरी, तो इससे इतना बेनिफिट हो गया है कि नाउ दे कैन स्पेंड लॉन्ग आवर्स इन देयर वर्किंग। तो एक तो ये कि अगर हम उन्हें वर्किंग प्लेस पे फैसिलिटेट करें, ख़वातीन को जो उनकी वर्किंग प्लेस है वहाँ पे हम उन्हें फैसिलिटेशंस दें। और सेकंड ये है, जिस तरह आपने कहा कि उनको कंपैटिटिव सैलरी दी जाए, कि अगर वो अच्छा एक स्किल्ड पर्सन है और उनकी स्किल्स एज अ पर्सन अच्छी हैं, तो नो मैटर वो मेल हैं वो फीमेल हैं, वो उनको थोड़ा सा उसमें जो है वो कम्पीट करें।
और थर्डली मैं कहूँगी कि वर्किंग आवर्स को अगर आप थोड़ा देखें कि ख़वातीन के लिए वर्किंग आवर्स में अगर हम ये करें कि हम उनको ज़रा सूटेबल आवर्स दे दें, जो जिसको सूट करते हैं तो उसमें थोड़ी उनको प्रेफरेंस दे दी जाए कि आप अपने सूटेबल आवर्स में, सो दैट कि वो घर भी मैनेज कर रही हैं और फिर वो अपनी वर्किंग प्लेस को भी मैनेज कर रही हैं, वर्किंग अपनी जॉब को भी कर रही हैं, तो थोड़ा उनको वर्किंग आवर्स में अगर हम उनको देख लेंगे वो, और फिर उसमें मेंटरशिप, ठीक है, आई वुड से कि जो हमारी वर्किंग विमेन हैं हु आर सीनियर्स, जिन्होंने एक उम्र गुजारी है इसमें, वो ज़रूर एज अ मेंटर काम करें, वो गाइड करें, वो लेक्चर्स करें, वो सेमिनार्स करें, और जो है यंग गर्ल्स जो टैलेंटेड हैं, स्किल्ड हैं, उनको इस तरफ लेकर आए। देखिए एक छोटी सी बात है, हमारे इंस्टीट्यूशन में फाइन आर्ट्स भी है, अच्छा, तो हम बच्चों को ये कहते हैं कि आप इसको कैरी ऑन एज अ सब्जेक्ट, लेकिन इफ़ यू कैन मेक गुड पेंटिंग्स, यू गो एंड सेल योर पेंटिंग्स। ट्रू, बिल्कुल ऐसे ही, हाँ जी, तो घर में बैठ के पेंटिंग बनानी है, एंड यू नेवर नो आपकी कितनी अच्छी उसकी मार्केट में उसकी मार्केट हो जाए। घर में आप बैठ के कुछ भी कर सकते हैं। आप देखें घर में बैठ के अब खवातीन खाने बना रही हैं जो उनको ऑर्डर्स आते हैं, फिर घर पे बैठ के बहुत सी खवातीन जो उनको मेकअप अच्छा आता है उन्होंने घर में अपना सैलून स्टार्ट किया हुआ है, घर पे बैठ के वो कपड़ों का काम कर रही हैं, कपड़े सेल आउट कर रही हैं, मतलब हर चीज़ आप घर में बैठ के कर सकते हैं। अब तो इतना ईजी हो चुका है, मेरे ख्याल से डिजिटल एरा इतना अच्छा आ गया है ये कि सिर्फ आपने उनको क्या करना है, अपने काम को मार्केट करना है, अच्छे तरीके से उसकी प्रमोशन करनी है, सोशल मीडिया पर करनी है, लोगों तक अपने काम को पहुँचाना है। पहले का ज़माना था कि पहले आपको दुकान खरीदनी पड़ती थी, जाके उसको अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश करना पड़ता था, फिर लोगों को पता चलता था अच्छा जी कोई दुकान बनी है नई जहाँ से हमने करना है। अब ऐसा नहीं, अब आप घर में बैठ के इतने ऑर्डर्स ले सकते हैं। तो इन तरीकों से भी आप एक दूसरे को एम्पावर कर सकते हैं। नहीं जाना आपने बाहर ना जाए, आप घर में बैठ के काम करें अच्छे तरीके से। नो डाउट। तो ये चीज़ें भी बताना ख़ासतौर पर हमारी ख़वातीन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने किस तरह एक दूसरे को एम्पावर करना है। तो मेरे ख़वातीन के ऊपर बहुत सी पाबंदियाँ भी लगाई जाती हैं, जैसे हमने पहले भी बात की, एक तो मुआशरे की तरफ से भी होती हैं, दूसरा सबसे पहले फैमिली की तरफ से भी डॉक्टर रुबीना आती हैं कि आप लोगों ने बाहर नहीं निकलना, और ख़वातीन नहीं जाती हैं, पढ़ी लिखी भी होती हैं, तो जैसे ही उनकी डिग्री ख़त्म होती है उनकी शादी करवा दी जाती है कि नौकरी नहीं करना, दिस एंड दैट। इस माइंडसेट को किस तरह चेंज कर सकते हैं? बिकॉज मुआशरे को तो हम बाद में चेंज करेंगे, सबसे पहले अपनी फैमिली को हमने चेंज करना होता है, उस सर्कल को, उस इन्वायरमेंट को चेंज करना है। तो क्या इस माइंडसेट को बदल सकते हैं हम? जी बिल्कुल, इस माइंडसेट को बदल सकते हैं। एक्चुअली इसमें हमारी जो एक इशू आ रहा है कि बहुत सी नो हाउ हमें है भी नहीं। अच्छा। हमारी जो फैमिली या जो आम लोग हैं डोमेस्टिक, उनको बहुत सी चीज़ों के बारे में पता ही नहीं कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या हैं। मैं आपको बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, गवर्नमेंट हैज़ टेकन वंडरफुल इनिशिएटिव्स। एक तो आप देखें कि हरासमेंट के ऊपर कितने हमारे वो एक्ट्स एंड बिल्स पास हो गए हैं कि आप हरासमेंट के ऊपर ख़वातीन जो हैं कहीं पे भी आप जस्ट थ्रो एन एप्लीकेशन, और उसके ऊपर इतना स्पीडी काम होता है कि ख़वातीन अब अपने आप को सेफ फील कर सकती हैं। तो ये पेरेंट्स को बताना चाहिए अपनी बेटियों को कि ये चीज़ें आपके लिए गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट की हैं और आप इनको पढ़ें, इनको आपके नॉलेज में होनी चाहिए। अच्छा, फिर आप देखें कि वुमेन सेफ्टी ऐप बना दी गई है। ये बहुत सी जो बच्चियों ने नहीं पता था। व्हाट आई डू इज आई मेक इट श्योर कि मैंने कहती हूँ कि अभी आप सब अपने मोबाइल्स में इसको करें, इंस्टॉल करें और मुझे बताएं, क्योंकि ये अभी भी बहुत से लोगों को नहीं पता है। ये इतनी सेफ चीज़ है कि आप जस्ट क्लिक वुमेन सेफ्टी ऐप को आप क्लिक करें, और वो तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर आप सपोज के नहीं भी बोल पा रही, खुदा ना खास्ता किसी ऐसी सिचुएशन में, उसको ऑन करके छोड़ दें मोबाइल को, सीट के नीचे फेंक दें गाड़ी वो में। हम खुद ही उसको जो है ट्रेस करके ना, वो उस लोकेशन को आपकी जो है वो ट्रेस करके वहाँ पर पहुँच जाएंगे और आपकी सेफ्टी को जो है इंश्योर बनाया जाएगा। तो इस तरह की छोटे छोटे इनिशिएटिव हैं वो तो लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन आपने अपनी मदद आपके तहत भी बहुत कुछ करना है, अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए करना है, और ख़ुद को बाइख्तियार बनाना है, एम्पावर करना है। हमारे साथ प्रोफेसर रुबीना कमाल मौजूद थी। डॉक्टर रुबीना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई और इतनी अच्छी गुफ्तगू रही हमारी एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, ख़ासतौर पर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से। तो इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।